Hello, dear students. Welcome to the marathon of CSET Business Environment. Yes, guys, welcome to the marathon session. Let's start with our very first chapter of business environment. Yes, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी बिजनेसमैन की तो दो टाइप के लोग होते हैं। जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग जो खुद का कुछ करना चाहते हैं और एक टाइप के लोग जो सिर्फ जॉब करना चाहते हैं, जो कि आज इंडिया में हर कोई यही चाहता है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। यू नो अंडरस्टैंड कि अगर हर किसी को जॉब चाहिए तो जॉब पैदा करने वाला भी तो कोई चाहिए। कोई ऐसा भी तो बंदा हो जो कुछ करे, कुछ स्टार्ट करे, कुछ नया बिजनेस करे। बिजनेस करेंगे तो जॉब मिल पाएगी आपको, ये कोई समझता ही नहीं है। अब जो रिस्क लेने के लिए रेडी होता है और कोई नया इनोवेशन के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, वेलकम टू द कांसेप्ट ऑफ entrepreneurship. Welcome to the concept of entrepreneurship, and the person who does it is called as an entrepreneur. There must be some factor which mobilizes these factors, combines them in the right proportion, initiates the process of production and bears the risk. आप कुछ जब नया करने वाले हो तो उसमें जरूर रिस्क रहेगा। ये सब कुछ करके रिस्क लेने वाला जो बंदा रहेगा, कुछ नया स्टार्ट करेगा, ही इज एन एंटरप्रेन्योर. सो he is also called as the organizer or the manager or the risk taker. But in these days, specialization and separation of ownership and management, the task performed by manager or organizer has become different from that of an entrepreneur. तो entrepreneurship का अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो ऐसा बंदा जो कोई इन्वेंशन कर दे, कोई नया कंसेप्ट ले आए मार्केट में और फिर उसको प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करे, उसमें बिजनेस वेंचरिंग करे. ऑलराइट, सो जब हम लोग गूगल की बात करते हैं, सो हु आर द ओनर्स ऑफ गूगल? कम ऑन, इसके लिए मैं काफी बैकग्राउंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इसके लिए मैं काफी बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं. यस, गुड मॉर्निंग ओमकार, चिन्मय, गोपाल, रौनक, प्रीत, हेमा, सिमरन, कौशिक, प्रेरणा एंड सुमित. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. चलो, हु आर द ओनर्स ऑफ गूगल? कम ऑन, ये मैं बता चुका हूं आपको. एनीवन? The owners of Google are Larry Page and Sergey Brin. They are the Larry Page and Sergey Brin. इन्होंने गूगल बनाया एंड ठीक है, एंड देन नो सिमरन, नो सुंदर पिचाई, इन्होंने गूगल बनाया और फिर ओके, यू नो व्हाट दे हैव डन. दे आर द टॉप 10 richest people, one of the top 10 richest persons of the world. Okay, nevertheless, अगर हम लोग इनकी बात करें, स्टीव जॉब्स, ठीक है, एप्पल बनाया इन्होंने, ही वाज आल्सो एन एंटरप्रेन्योर, ही इज नो मोर टुडे. बिल गेट्स, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट philanthropist of the world today because of his venturing, because of his entrepreneurship skills under Microsoft ये ब्रांड बनाया उन्होंने. So entrepreneurship, while organizing and management, it involves decision making of routine and non-routine types. The task of an entrepreneur is to initiate the production work and bear the whole risk. हमने कुछ नया भी स्टार्ट करना है और रिस्क भी लेनी है. अब सवाल ये है, जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, द प्रॉब्लम इज ये सारे अमेरिकन एग्जांपल्स है, ये सारे अमेरिकन एग्जांपल्स है, ये सारे अमेरिकन एग्जाम्पल्स है. द इश्यू इज कि सर ये हमारे भारतीय, आम भारतीय कब एंटरप्रेन्योर बनेंगे? हमारे आम भारतीयों को हम लोग कैसे हम लोग आगे बढ़े? कब हमारे जीरो से लोग हीरो बनेंगे? इसके लिए हमारे सिलेबस में हमें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखाया गया है. हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें यह सिखाया गया है कि हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट कैसे हेल्प करता है या गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए. दैट्स आवर करिकुलम. हमारे सिलेबस का फोकस आप समझो, ठीक है. हाँ, सुमित फुलवानी रिस्क, ठीक है, रिस्क टेकर भी बोल सकते हैं, ये डिस्कस हुआ है ऑलरेडी. जब हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखाया गया है, ठीक है, दे आर नॉट टीचिंग अस एंटरप्रेन्योरशिप, दे आर ट्राइंग टू टीच अस कि गवर्नमेंट कौन से कंसेप्ट्स लेके आती है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिले. फॉर एग्जांपल,
मेड इन चाइना को डिफीट करने के लिए क्या है हमारे पास? मेड इन चाइना को डिफीट करने के लिए क्या है हमारे पास? एनी आंसर्स? मेड इन चाइना को डिफीट करने के लिए क्या है हमारे पास? डू वी हैव एनी आंसर्स? गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव लाया है ताकि यार हम लोग चाइनीज को तो हम लोग हरा ही देंगे? वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड चिन्मय, इट इज वेरी गुड खुशहाली, वेरी गुड अदिति, इट इज मेक इन इंडिया। और ये सब हमारे सामने हुआ है। मोदी मोदी जी ने हमारे सामने इस कंसेप्ट को एम्ब्रेस किया है, वार्म अप किया है। ओके 2014 में ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। वेरी गुड वेदिका, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड अभी। ठीक है, चाइनीज ऐप बंद करने चाहिए सर, ये तो करवा दिए। और शुभम तुम भटक रहे हो, टॉपिक से भटक रहे हो बेटा, तुम पॉलिटिक्स में मत आओ। ठीक है, when you talk about make in India, business from across the globe and not merely the Americas consider make in India as a breakthrough policy। ये ऐसी मुन्ना त्रिपाठी, वेलकम वेलकम। ठीक है, गज्जुमल कॉलेज के मुन्ना त्रिपाठी आज हमारे बीच आ चुके हैं। नाउ मेक इन इंडिया एज अ ब्रेक थ्रू पॉलिसी, ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सब कुछ, हेलो हेलो मृदुल, जो सब कुछ ब्रेक कर देगा और इंडिया को टॉप लेवल पे पहुंचा देगा। हर प्रोडक्ट, हर दूसरा प्रोडक्ट चाइना चाइना चाइना, हर दूसरा प्रोडक्ट चाइना 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 होता है। ठीक है, मेक इन इंडिया कब होगा इससे रिलेटेड? ठीक है, हमें पूरे वर्ल्ड में हर प्रोडक्ट मेक इन इंडिया होगा, हर कंट्री में हमारा प्रोडक्ट जाए, ये हम लोग कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, मैं न्यूयॉर्क गया था, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। मैं न्यूयॉर्क गया था तो हमारे टूर गाइड ने हमें बताया था कि पूरे न्यूयॉर्क में एक ही चीज मेड इन इंडिया है। हम लोग खुश हो गए कि यार ऐसी कौन सी चीज है जो मेक इन इंडिया है। तो कहता है ये गटर देख लो, ये गटर का ढक्कन देख लो, उसमें मेड इन इंडिया लिखा था। इतना बुरा, ठीक है, ठीक है, इतना बुरा लगा कि यार, ठीक है, हम ये सिमरन परफेक्ट, इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना है, ये प्रोग्राम है वो। एज अ नेशनल प्रोग्राम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब and contained a draft of proposal to attract investment from both local and foreign corporate houses in 25 key areas। सर कैसे कैसे की एरियाज है, कौन से की एरियाज है? द की एरियाज आर, सबसे पहला ऑटोमोबाइल, ये एक की एरिया है, इससे बहुत जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। देन वी हैव केमिकल्स, वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आज कोरोना के पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया विल बी द फार्मास्यूटिकल हब ऑफ द वर्ल्ड बाय 2025। सबसे ज्यादा जो वैक्सीन बनेगी कोरोना की वो इंडिया में ही बनेगी, इंडियंस के लिए भी और दूसरे कंट्रीज के लिए भी। फॉलोड बाय टेक्सटाइल इज द बिगेस्ट मार्केट एवर, टेक्सटाइल कपड़ा। एंड देन कौन सा इंडस्ट्री है, गेस करो, गेस तो करो कौन सा इंडस्ट्री है? वेरी गुड, इट इज एविएशन इंडस्ट्री, फॉलोड बाय लेदर इंडस्ट्री, फॉलोड बाय लेदर इंडस्ट्री। और थोड़े मैं इकोनॉमिक्स के मैराथन आपके इसके पहले ले चुका हूं, तो मैंने आपको कुछ बताया था। टेल मी विच प्लेस इज दिस, एनी क्लू? विच प्लेस इज दिस? कौन सी जगह? यस, दिस इज कश्मीर। ठीक है, दिस इज कश्मीर। ये देखती, शिकारा देखती पता चलता है कश्मीर है। एंड विच प्लेस इज दिस? या इट इज दल लेक, करेक्ट। एंड विच प्लेस इज दिस?
क्रिश भारती, रिलैक्स रहो, सब समझ में आएगा तुम्हारे, ठीक है। दिस द सेकेंड प्लेस इज, दिस इज नाइग्रा फॉल्स, यूनाइटेड स्टेट्स। अब इससे भी ब्यूटीफुल जगह मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, नाइग्रा फॉल्स, ग्रैंड कैनियन से भी ब्यूटीफुल जगह इंडिया में है। ये जो जगह है ये बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इसका कोई मार्केटिंग नहीं किया है इंडिया में, ठीक है। इंडिया इज नॉट अ टूरिज्म हब। यस मृदुल, इट इज करेक्ट, इट्स नाइग्रा फॉल्स, यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो जगह है ये कौन सी जगह है? ये छत्तीसगढ़ में एक जगह है, इसको कहते हैं चित्रकूट वाटरफॉल्स, लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया गया, इसको मार्केट नहीं किया गया। टूरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है जिसको केटर करना चाहिए, वो भी 25 एरियाज में टूरिज्म भी एक एरिया आता है। देन हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, वेलनेस के ऊपर तो काफी ध्यान देगा अब इंडिया आफ्टर कोरोना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो एरियाज हैं, ठीक है, ये जो सारे एरियाज हैं, ये सब कुछ, these are the proposal, these are the areas where we want to attract investment from both local and foreign corporate houses, local and foreign corporate houses। और ये इनिशिएटिव हम लोग मेक इन इंडिया करने वाले हैं। आपने भी देखा होगा एप्पल का फोन भी अब इंडिया में बनने लगा है, बैंगलोर के उनके स्कीम में। चलो नेवर माइंड, विद द स्कीम द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एफडीआई लिमिट। ओ माय गॉड, व्हाट इज एफडीआई? व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्रिश भारती, आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करो क्लास के बाद, आई विल हेल्प यू हाउ इट इज टू बी डन, ठीक है। एफडीआई, एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास और भी एरियाज हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया, एंडिवा एंड प्रॉस्पर, ये इकोनॉमिक्स में भी है आपको स्टैंड अप इंडिया, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट भी है आपको, ठीक है, डरने की बात नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने स्टैंड अप इंडिया के अंदर लोन देने की बात करी है। यस मुदल, इट्स नॉट बैंगलोर, इट्स चेन्नई, करेक्ट, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया के अंदर लोन देने की बात करी है, किसको? स्टैंड अप इंडिया के अंदर लोन देने की बात करी है, किसको? कम ऑन, टेल मी द आंसर। स्टैंड अप इंडिया के अंदर लोन देने की बात करी है, किसको? किससे लोन मिलेगा स्टैंड अप इंडिया के अंदर? यानी हर बैंक की हर ब्रांच को कम से कम एक स्टैंड अप इंडिया कंसेप्ट के अंदर एक लोन लेना ही पड़ेगा। वेरी गुड मनीषा, कीप इट अप। एससी, एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एससी, एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्टैंड अप इंडिया के अंदर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक आपको लोन देना है फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस। दिस एंटरप्राइज मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, इन्हें अगर कॉर्पोरेट है तो एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग शुड बी ईदर हेल्ड बाय दोस एंटरप्रेन्योर्स। वंडरफुल गाइस, ये कंसेप्ट लर्न ही हो गया तुमको, ये दूसरी बार क्लास में भी किया हमने, या रिवीजन में भी सेकंड टाइम कर रही है। ग्रीन फील्ड में काफी एक प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इज द वन विच इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय प्रायर वर्क। ग्रीन फील्ड एज गुड एज जीरो से स्टार्ट किया जाता है, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। एक होता है ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, और दूसरा कौन सा होता है मुझे याद नहीं आ रहा यार। एक ग्रीन फील्ड होता है, एक और कुछ होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा, क्या याद दिलाएंगे आप? एक होता है ग्रीन फील्ड और दूसरा होता है हाँ वेरी, हेलो हेलो श्वेता, गुड मॉर्निंग। एक होता है ग्रीन फील्ड और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। करेक्ट 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 गाइस, जो स्टूडेंट्स ने सारी प्रोटोकॉल्स हमारी फॉलो की है, हर चीज याद आएगी तुमको, हर चीज याद आएगी। सिर्फ शांति रखिए, रिलैक्स रहिए, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नेवरदलेस एलिजिबिलिटी, ये लोन किससे किससे मिलेगा? थैंक यू मृदुल। ये लोन किससे किससे मिलेगा? एससी, एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल टू ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट को ये लोन नहीं मिलेगा, याद रखना। एंड बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोरोवर का किसी भी टाइप का लोन में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिफॉल्टर टाइप के बोरोवर हो तो बैंक रिस्क नहीं लेगा। पहले ही विजय माल्या वगैरह वगैरह ऐसे लोग बहुत है इंडिया में, तो हमको और नए पैदा नहीं करना। लोन डिटेल्स के अंदर नेचर ऑफ लोन, आप कैसा लोन ले रहे हो, ठीक है, आपको कैसा लोन मिलेगा, इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन। यानी आपका पर्टिकुलर टेन्योर 3 साल का 5 साल का लोन मिलेगा, दैट इज द टर्म लोन। एंड वर्किंग कैपिटल लोन यानी आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। नो अनिकेत, दिस इज नॉट फॉर सीए फाउंडेशन, प्लीज अवॉइड डूइंग दिस। अनिकेत, इट इज नॉट फॉर सीए फाउंडेशन, दिस इज फॉर सीएससीईटी। इसमें बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है बेटा,
ठीक है, जो आपके सीए फाउंडेशन के कोर्स नहीं है, तो आई वुड से यू शुड अवॉइड दिस। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बैठना है तो आप बैठ सकते हो, बट अदरवाइज यू शुड अवॉइड इट। नेचर ऑफ लोन, कंपोजिट लोन आपको मिलेगा आपकी रेगुलर, ठीक है, ठीक है, आपकी रेगुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी रेगुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऑपरेशनल डे टू डे एक्टिविटी है, इसके लिए भी पैसे मिलेंगे, और एक 10 लाख से 100 लाख 1 करोड़ रुपए तक आपको ये सारी लोन मिल जाएगी। पर्पस ऑफ लोन फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर बाय SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। And size of the loan, composite loan of 75% of the project cost inclusive of all term loan, यानी ठीक है 75% तक आपको पैसा मिल जाएगा। जितना भी आपको लोन चाहिए 75% तक आपको, जितना भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 75% लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट बहुत ही नॉमिनल रहेगा, MCLR से 3% प्लस 10 और प्रीमियम से ज्यादा नहीं रह सकता वो। सिक्योरिटी, बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन मे बी सिक्योर्ड बाय collateral security as decided by the banks, and the loan is repayable in 7 years with a maximum moratorium period of 18 months. Moratorium period क्या होता है? Have you ever heard about moratorium period? लॉकडाउन में तो सबने ये सुना ही होगा। moratorium period, moratorium यानी a temporary prohibition of any activity. It's a temporary provision of any activity. उसके बाद ऑपरेशनल पैसों के लिए वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट, और आपको रुपी डेबिट कार्ड मिलेगा। रुपी डेबिट कार्ड, अगर आपने कोई भी डेबिट कार्ड पढ़ा होगा, अपने आप कोई भी डेबिट कार्ड पढ़ा होगा, तो डेबिट कार्ड पे बैंक का नाम होता है और फिर वीजा मास्टर कार्ड वगैरह लिखा रहता है। ठीक है, वीजा मास्टर कार्ड वगैरह लिखा रहता है। वैसे ही रुपे, अब वीजा ये अमेरिकन कंपनी है पेमेंट गेटवे की, वीजा को हमें रिप्लेस करना है। अमेरिकन हमारे पेमेंट सिस्टम से पैसे क्यों कमाए, ये इंडिया का इनिशिएटिव है रुपे डेबिट कार्ड। ठीक है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है रुपे डेबिट कार्ड। तो वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपए तक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल की जाएगी। ओडी की फैसिलिटी मिलेगी आपको, ठीक है, बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट। मॉरेटोरियम पीरियड यानी आपको उस पीरियड में, जैसे आपने लोन ले लिया, आपने लोन ले लिया लेकिन आप पैसे नहीं दे पाते हो, आपने लोन ले लिया लेकिन आप पैसे नहीं दे पाते हो, तो आपको पैसे नहीं देना है, मत दो। ये पीरियड मैक्सिमम कितना रहेगा, 18 मंथ्स का। जैसे लॉकडाउन के अंदर काफी बिजनेसेस ने लोन लिया था, तो आरबीआई ने मॉरेटोरियम पीरियड दिया था कि आप मई जून जुलाई के अंदर आप 3 महीने तक अगर नहीं पे करोगे कोई भी ईएमआई तो भी चलेगा। तो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज मॉरेटोरियम पीरियड, अ टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एनी एक्टिविटी। तो इससे क्या मिलती है, राहत मिलती है थोड़ी कि भाई रुको, मुझे कुछ पैसे नहीं देने कुछ समय तक, तो मैं शांति से बिजनेस कर पाऊंगा, मुझ पे प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि गाइज एंटरप्रेन्योरशिप में प्रेशर इतना ना आ जाए कि वो बिजनेस एक्टिविटी से डरने लग जाए। उसके बाद हमारा पहला कंसेप्ट हो गया स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया फॉलोड बाय स्टार्टअप इंडिया। हाँ, स्टैंड अप इंडिया फॉलोड बाय स्टार्टअप इंडिया। कोई भी नया एंटरप्रेन्योर नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है विद एन इनोवेशन, तो उसको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर गवर्नमेंट हेल्प करेगी। नेवर माइंड श्रेया, कीप वर्किंग हार्ड। Startup India is an initiative with the government of India for generation of employment and wealth creation. The goal of Startup India is to develop and innovate products and services and increasing the employment rate in India. इससे एम्प्लॉयमेंट रेट, स्टार्टअप इंडिया से हम लोग, ठीक है, स्टार्टअप्स को हम लोग बेनिफिट तो देना चाहते हैं लेकिन हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना चाहते हैं। बेनिफिट स्कीम का बेनिफिट क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फाइनेंस सपोर्ट, गवर्नमेंट टेंडर्स आपको मिल सकते हैं इसमें, एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। तो यहां पे क्या होता है, ये लोगों को, चलो हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स करते हैं। स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 16 जनवरी 2016। याद रखना ये डेट, प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्टअप इंडिया कंसेप्ट स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल बेनिफिट, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर पेटेंट बेस्ड, इट मींस दे प्रोड्यूस और प्रोवाइड यूनिक गुड्स और सर्विसेज इन ऑर्डर टू रजिस्टर देयर पेटेंट्स। तो मान लेते हैं अगर आप बचपन से ही थोड़े साइंटिस्ट टाइप के थे और आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, यानी ये जो ऐसा प्लांट है, ठीक है, जो म्यूजिक पे ग्रो होता है, ये ऐसा प्लांट है जो म्यूजिक पे ग्रो होता है, आपने कोई ऐसा प्लांट इन्वेंट किया फॉर एग्जांपल,
तो ये कंसेप्ट किसी ने चुराना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसका नए इन्वेंशन का पेटेंट करवाएंगे, इस नए इन्वेंशन का पेटेंट करवाएंगे, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। तो अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 80% रिबेट ऑन पेटेंट कॉस्ट। आपको आप पेटेंट की जो भी कीमत है 50,000 रुपए, लाख रुपए, आप वो पे कर दीजिए, उसमें से 80% पैसे आपको गवर्नमेंट वापस कर देगी। मोर द प्रोसेस ऑफ पेटेंट रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इज फास्टर फॉर देम, ऑल्सो द गवर्नमेंट पे द फीस ऑफ द फैसिलिटेटर टू ऑब्टेन द पेमेंट। सो गाइस पेटेंट करवाते हैं 80% रिबेट मिलता है, एमसीक्यू के लिए गोल्ड है ये। नए एंटरप्रेन्योर्स का कोई इन्वेंशन को पेटेंट कराना है जी, पेटेंट हो जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे, और आपका स्टार्टअप इंडिया के अंदर आप पेटेंट करवाओगे तो स्कीम जो है फास्ट हो जाएगा, आपका काम फास्ट हो जाएगा। क्या फास्ट या स्पीड इज एवरीथिंग, क्या कहते हो, क्या स्पीड ही सब कुछ है, व्हाट से, स्पीड ही सब कुछ है। मैं क्या कहता हूं, पर प्रेशर आ रहा है तो हम लोग नवंबर एग्जाम नहीं देंगे, जनवरी में देंगे आराम से, ऐसा सोचते हैं क्या हम लोग। जब प्रेशर आ जाता है, जब प्रेशर आ जाता है तो क्या हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नवंबर नहीं देंगे, जैन देंगे, फिर जैन नहीं दोगे, मई दोगे, ऐसा सोचते हैं कि हम लोग, जी हम लोग ऐसा नहीं सोचते। शुभम, आपको अगर पेटेंट नहीं पता तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के की मैराथन लेक्चर्स आप देखिए, आपको उसमें पेटेंट का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा बेटा, ठीक है। दृश्य दीपक, पेटेंट जो भी नया इन्वेंशन होता है उसको पेटेंट किया जाता है, जो भी नया इन्वेंशन होता है उसको पेटेंट किया जाता है। जिसको पेटेंट और डिटेल में समझना है, इकोनॉमिक्स का मैराथन देखिए, उसमें आपको पेटेंट समझ जाएगा। तो बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया के अंदर पहला बेनिफिट है कि आपको 80% पैसे मिल जाते हैं, तो यहां पे आपको पैसे बचाने का मौका मिल रहा है, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी यहां पे, फाइनेंशियल बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है आपको। स्टार्टअप्स एंजॉय अ गुड, वेरी गुड मुदुल, नवंबर में ही देंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग एग्जाम नवंबर में ही देंगे। Startups enjoy a good amount of benefits under the income tax head. The government exempts their 3 years income tax post incorporation in 3 साल तक, स्टार्टअप हो जाने के बाद, इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद 3 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, बट दे कैन अवेल इट ओनली आफ्टर गेटिंग अ सर्टिफिकेट फॉर इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। ऑल्सो दे कैन क्लेम एग्जामिशन फ्रॉम द टैक्स ऑन कैपिटल गेन इफ दे इन्वेस्ट मनी इन स्पेसिफाइड फंड। तो उनको इनकम टैक्स भी नहीं लगता यार। पहले पहले कोई भी चीज, कोई भी बंदा जब पहली पहली बार बिजनेस कर रहा हो तो उसको टैक्स के दबाव के अंदर आप मार मत दीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है। सिंगल डाउट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विंडो फॉर देम। उसका रजिस्ट्रेशन कैसा करना होता है, कहां जाना होता है, ये ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस से ऑफिस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये स्टार्टअप इंडिया है, यहां पे हमें जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और गवर्नमेंट टेंडर्स में सबसे पहले इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। गवर्नमेंट के जो भी काम मिलेंगे सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया को मिलेंगे। हो गया ना, और कितना बूस्ट चाहिए, क्या कहते हो। अगर गवर्नमेंट की काम सबसे पहले तुमको मिल जाए स्टार्टअप इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट के सबसे पहले काम, ठीक है। ओमकार कुलकर्णी, स्टार्टअप इंडिया इज अ न्यू वेंचर बाय एनीवन एंड स्टैंड अप इंडिया इज अ न्यू वेंचर बाय एनीवन हु इज SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। और उसके अंदर लिमिट है कि आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन स्टैंड अप इंडिया में उन्होंने लोन की, स्टार्टअप इंडिया में उन्होंने लोन का कोई डिस्कशन नहीं किया है। आप पढ़ो ना अपने, ओमकार आपने देखे नहीं क्या लेक्चर्स अच्छे से, ओके, दिस इज, आप ये डिफरेंस नो आपने खुद ही बना लेना चाहिए था। उसके बाद काफी जगह गवर्नमेंट टेंडर्स में आपको प्रायोरिटी मिलती है, गवर्नमेंट टेंडर्स में आपको प्रायोरिटी मिलती है। और स्टार्टअप फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे मुंबई में हुआ था स्टार्टअप फेस्टिवल, नागपुर में हुआ था स्टार्टअप फेस्टिवल, ठीक है। स्टार्टअप फेस्टिवल में ऐसे सारे एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स एक जगह, ठीक है, एक जगह मिलते हैं। थैंक यू मृदुल, सारे, ठीक है, सारे इन्वेस्टर्स एक जगह मिलते हैं। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप वाले एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर एक जगह मिलते हैं, इसको कहते हैं नेटवर्किंग। और जब जिसके पास पैसा है और जिसके पास दिमाग है, ऐसे लोग मिल जाते हैं तो ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आती है, ठीक है। यहां पे लोग मिलते हैं, ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आती है।
ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप कैन बी डन ओनली बाय द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज। आपकी पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, एलएलपी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, फॉलोड बाय स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत। ठीक है, कौशल भारत, कुशल भारत स्कीम है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, यहां पे हम लोगों की स्किल डेवलप करना चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर। ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप 49% रहेगी और प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप 51% रहेगी। इसको कहते हैं पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम is development by catalyzing creation of large quality and for profit vocational institution। ऐसे काम जो सही में काम के हैं वो हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, उनको वो कोर्सेज करवाएंगे जिससे डायरेक्टली उनको काम मिले। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल नहीं होता है, वो कौशल होता है, कौशल यानी स्किल। द डिटेल्स ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स आर वोकेशनल ट्रेनिंग to be made aspirational to transform India into skill capital. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship MSDE intends to establish visible and aspirational model training centers MTC model training centers in every district in the country. NSDC is an implementation agency for the project। उससे क्या होगा यार, जब लोग स्किलफुल रहेंगे तो काम आसानी से मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, फंडिंग सपोर्ट 75% ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट फंड करेगी, ऑपरेशंस में भी हेल्प करेंगे प्रधानमंत्री कुशल केंद्र के अंदर। मेक इन इंडिया के अंदर स्टैंड अप हो गया, स्टार्टअप हो गया, स्किल इंडिया हो गया, उसके अंदर हमको स्किल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंटरनेशनल लेवल की स्किल्स, इंटरनेशनल लेवल की स्किल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, recognizing the imperative need for skill development, national skill development policy was formulated in 2009। यहां पे क्या करना चाहते हैं हम लोग? The government framed NPSDE 2015। The primary objective of this policy was to meet the challenge of skilling at the scale of speed, standard and sustainability। कैसा है? जो भी काम करेंगे, ठीक है, जो भी काम करेंगे, वेरी गुड हेमा। हेमा ने प्रधानमंत्री की इस स्कीम के अंदर, हमारी क्लास की हेमा प्रिया ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर ट्रेनिंग ली है। वेरी गुड हेमा, आपके एक्सपीरियंसेस हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ, कभी बात करेंगे आपके एग्जाम के बाद। ठीक है, स्पीड, इसके अंदर स्पीड, जो भी काम करेंगे, कोई भी स्किलफुलनेस तभी काम आएगा जब काम स्पीड में हो, फास्ट हो, उसके बाद एक पर्टिकुलर क्वालिटी का हो, एक स्टैंडर्ड का हो। जैसे कोई प्रोडक्ट है, अगर वो क्वालिटी लेवल अच्छी नहीं रही उसकी तो कोई फायदा नहीं है, नो वन विल प्रेफर। एंड देन सस्टेनेबिलिटी, इट शुड, वो पर्टिकुलर जो चीज है वो लॉन्ग टर्म तक होनी चाहिए। देन इंटरनेशनल स्किल के लिए उनको इंडिया से बाहर भेजा जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। जी हां, इंडिया से बाहर भेजा जाएगा। अब इंडिया से बाहर जाते वक्त, जब आप इंडिया से बाहर जाओगे, ठीक है, इंडिया से आप यूनाइटेड स्टेट्स जाओगे तो हमारे इंडियंस होते हैं, ऊपर से स्किल डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो, इसका मतलब आपके पास अब तक कोई खास स्किल है नहीं, तो थोड़ी मैनरिज्म्स एंड ऑल सिखाई जाती है। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग यानी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग यानी क्या? अरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हो वहां जाके, ठीक है, बस अपना मुंह खोल के मत आ जाना, तरीके से बिहेव करना वगैरह वगैरह, और कुछ उनको बेसिक्स के लिए रेडी किया जाता है। और ये जो सब मैं पढ़ा रहा हूं ये मजाक नहीं है, ये सब होता है। जस्ट चेक दिस आउट, प्री डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बाय श्री ज्ञानेश्वर व्हाटएवर, ठीक है। सो उस कंट्री में जाके क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स है वो लोग बहुत कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है दो इसमें होती है, लॉन्गर फॉर्मेट में और शॉर्टर फॉर्मेट में। एक होता है टेस्ट मैच, एक होता है T20। तो लॉन्गर फॉर्मेट में 160 आवर्स का होता है, ठीक है, 160 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, और शॉर्टर फॉर्मेट में एक दिन की ट्रेनिंग होती है। जो लॉन्गर फॉर्मेट, जैसे आप जो अभी कर रहे हो, मैराथन अटेंड कर रहे हो, ये शॉर्टर वेरिएंट है आपके ईईटी के पहले का।
लॉन्गर वेरिएंट में जो हमारा रेगुलर कोर्स होता है वो, ठीक है। देन टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, यार इंटर्नशिप कराओ, इंटर्नशिप जो आप भी करोगे, करोगे क्या, CSEET में एग्जीक्यूटिव के बाद आपका इंटर्नशिप होता है, यानी आप किसी कंपनी सेक्रेटरी के अंदर काम करोगे, आपको उस वक्त लाइसेंस नहीं रहे, स्टाइपेंड भी मिलेगा, काफी पैसा आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। नाउ टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हमारा कोलैबोरेशन हुआ है जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जहां पे इट ऑफर्स ट्रेनिंग टू द वर्कर्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 3 to 5 years इन जापान्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जापानीज आर नोन फॉर देयर टेक्नोलॉजी। ले लो ना, जापान की किसी भी कंपनी का नाम ले लो, सोनी, होंडा, ठीक है, सोनी, होंडा, ठीक है। प्रीत काबरा वाला आप एग्जीक्यूटिव के पहले कर सकते हो, लेकिन तुमको आएगा कुछ नहीं, ऑफिस जाके क्या करोगे, सिर्फ गाली खाने में कोई पॉइंट नहीं है ना प्रीत, ठीक है। नाउ आपको जापानीज, होंडा, सोनी, ठीक है, हाँ आफ्टर प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। अरे गांव बसा नहीं, तुम लोग इंटर्नशिप वगैरह का सोच रहे हो, गांव बसा नहीं और लुटेरे आगे रहे, चलो कोई बात नहीं। पैसों के लिए तो भूखे हो तुम लोग, आगे आ जाओ। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर ऑफ जापान signed a memorandum of cooperation initiating the technical intern training program in India in October 2017, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जहां इंडिया पीछे है यूनाइटेड स्टेट से, फ्रांस से, टू बी ऑनेस्ट चाइना से, अनुष्का तिवारी जो नोट्स है वो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है, उसी का बेस है, तो आपको कोई नोट्स मिले नहीं है BML से, ठीक है, आपको नोट्स नहीं मिले, आपको इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल रेफर करना है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से आते 70-80%। इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट्स बनाओ, रोड्स अच्छे बनाओ, ट्रेन्स बनाओ, मेट्रोज बनाओ, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अगर हमको सही में कुछ करना है, मेक इन इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो हमें चाहिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें चाहिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमने 100% FDI लाने की कोशिश की है इंडिया में, कि बाहर से पैसा 100% अलाउड है, तुम कंपनी खोलो तो सही। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ऑफ कोर्स वी नीड इट यार, हमारे पास तो पैसों की भी कमी है और प्यार की भी कमी है, प्यार जानो तो अभी पैसों की बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। देन मृदुल, इट इज द राइट वे, पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए एंड देन वी शुड गो फॉर अर्निंग। जैसे जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते थे कि इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, मेरी टैक्स प्लानिंग कर दो, सर हमारी अकाउंटिंग कर दो, 2000 रुपए 3000 रुपए पर मंथ ले लो, ये एक्स्ट्रा काम मुझे मिलने लग गए थे आर्टिकलशिप के वक्त ही। तो मैंने पापा को खुशी खुशी बताया था कि पापा ये एक्स्ट्रा काम मिल रहा है वगैरह, आई वॉज इन CA फाइनल देन, तो एक्स्ट्रा काम मिल रहा है पापा, 15-20 हजार रुपए मिलेंगे पर मंथ, एक्स्ट्रा से मिलेंगे, तो आपको मुझे पैसे नहीं भेजने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हो रही थी। तो उस वक्त मेरे डैड ने मुझे एक चीज बोली थी कि बेटा मैंने आपको अपने शहर से दूसरे शहर इसलिए नहीं भेजा कि आप पैसे कमाओ, एज अ स्टूडेंट आपका काम है पढ़ाई करना, आप सिर्फ पढ़ाई करो, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तब पैसों के बारे में सोचना। वेरी सिंपल, आप भी एज अ स्टूडेंट, आज का हमारा टारगेट है हमें CS बनना है, बाय हुक और बाय क्रूक, आज का हमारा टारगेट यही है, ये करो, जैसे हमने ये कर लिया हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट, सही समय पे सही काम, पढ़ाई का टाइम है पढ़ाई करो, डोंट थिंक अबाउट मनी। एक बार 21 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में CS बन गए, फिर जो करना है करो, ठीक है, यू विल अर्न मनी, काबिलियत आ गई तो पैसा कहां जाएगा। Followed by an entrepreneur is the person who has searched for business opportunity and starts a new enterprise to make use of that opportunity. He is a change agent. चेंज लाता है वो, जैसे अंबानी ने अगर किया ही नहीं होता ये, तो आज हम इतने आसानी से इंटरनेट यूज नहीं कर सकते थे। आज हम भी एयरटेल और वोडाफोन के ही हम लोग फॉलोअर होते, और आज भी हम लोग जीबी के लिए तरसते रहते। Entrepreneurship entrepreneur acts as a change agent, and these are the spark plugs. Entrepreneurs are spark plugs. यार उसको देख के ना
ये भी करने लगता है कुछ, इसको देख के वो भी कुछ करने लगता है, तो अचानक से इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करने का एक जरिया है एंटरप्रेन्योरशिप। और थोड़ा सा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट आएगा, प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। हर किसी को मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुमको तुम्हारे गांव में काम मिलना चाहिए, तुमको तुम्हारे शहर में काम मिलना चाहिए, ठीक है। मुन्ना त्रिपाठी, डोंट वरी अबाउट मनी, ठीक है, मनी विल फॉलो यू। दे क्रिएट इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। यूपी भी उतना ही डेवलप होना चाहिए और तमिलनाडु भी उतना ही डेवलप होना चाहिए। सिर्फ महाराष्ट्र डेवलप हो गए इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा, पूरा इंडिया डेवलप होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, तमिलनाडु तक, कर्नाटका तक, तेलंगाना तक, उड़ीसा तक, आसाम तक, गुजरात तक, राजस्थान तक, हरियाणा तक, सब कुछ डेवलप होना चाहिए। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर अवॉइड होता है इससे। एक बंदा बनना चाहिए, बिहार से 10 एंटरप्रेन्योर्स, यूपी से 50 एंटरप्रेन्योर्स, यानी मुन्ना त्रिपाठी के अलावा। देन टू प्रमोट द इक्विटेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सबके पास पैसा होना चाहिए। इट इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड स्किल्स, एस्टैब्लिशेस इंडस्ट्रीज एंड प्रमोट कंट्रीज एक्सपोर्ट। अब एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ में बॉटलनेक्स है, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, इट्स नॉट इजी, इतना आसान नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां आती रहती है यार। बॉटलनेक्स कहां कहां एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ रुक जाती है। सबसे पहला क्या प्रॉब्लम है, कहां पे बॉटलनेक्स आती है, व्हाट आर द बॉटलनेक्स इन यानी कहां पे चीजें फंस जाती है। पहला, टाइम मैनेज नहीं हो पाता लोगों से, ठीक है, काफी लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है, दिस टू मच ऑफ नॉइस, ठीक है, काफी हवा बनाई जाती है एंटरप्रेन्योरशिप की, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो फंस हो जाता है, ठीक है, और नेटवर्किंग नहीं होती है प्रॉपरली, एंड बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है और बहुत जल्दी हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू फॉस्टर द एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर हमने इस चैप्टर में पढ़े स्टैंड अप इंडिया, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न है। सो एज फार एज एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो इज कंसर्न, यस, वी आर डन विद द marathon revisionary of this chapter. We'll start with a new chapter soon. See you in the next video with a new chapter. Thank you. Oh, hello everyone. Very good morning all of you. Yes, welcome to the marathon of business environment. CSET 25 marks का सब्जेक्ट है, सिर्फ 3 चैप्टर्स है, इससे आसान कोई स्कीम हो ही नहीं सकता, इससे आसान कोई सिलेबस ही नहीं हो सकता। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट समझने के लिए पहला चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के अंदर है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? पहले तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, हर बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। द ऑब्जेक्टिव कैन बी सर्वाइवल, कुछ समय बाद स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, तो हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, और चाहे किसी भी लेवल पे आप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मैंडेटरी, एफिशिएंसी। बिजनेस तो पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव्स भी समझ लिए, लेकिन हर बिजनेस को नो बिजनेस कैन परफॉर्म इन वैक्यूम, नो बिजनेस कैन परफॉर्म इन वैक्यूम। हर बिजनेस को एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, एवरी बिजनेस, काफी सारे बिजनेसेस जो अच्छा नहीं कर रहे थे, अब वो लोग मास्क बेचने लग गए और हैंड सैनिटाइजर्स बेचने लग गए। वो लोग मास्क बेचने लग गए और हैंड सैनिटाइजर्स, बिजनेस ने अपने आप को बदल दिया, एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर दिया। मैंने टॉक अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है, द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेशन, अनसर्टेनिटी, एनवायरमेंट इज डायनामिक एंड रिलेटिविटी। द नंबर ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस आर कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, society,
लीगल मैटर्स, कंपिटिटर्स एंड सप्लायर्स। जैसे कोई चीज को इलीगल बना दिया कि यार आप गुटखा नहीं खा सकते, गुटखा नहीं बेच सकते, खा नहीं सकते, नहीं बेच नहीं सकते। और अगर आप गुटखा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो आप जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या कहते हैं उसको, केसर, केसर वाला विमल, विमल, तो यार उनकी तो लग गई ना, इलीगल बोल दिया, उस बिजनेस को नहीं बेच सकते, आप क्या कर लोगे? तो ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। ग्लोबल फैक्टर भी है। अब सारे ब्रांड से आपको लड़ना है। कुछ ऐसी भी है सिचुएशन जैसे कोविड 19 की सिचुएशन में, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस अब कब स्टार्ट होंगे किसी को कुछ नहीं पता है, तो इन बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी का मैटर है, ठीक है। सो ये सारे मैटर्स है। उसके बाद डायनामिक, डायनामिक नेचर। 2016 तक दीज वर द टेलीकॉम इंडस्ट्री रूलर्स, और फिर हमारे मोटा भाई आए और मोटा भाई ने ले लिया सबकी। जियो, जियो लॉन्च कर दिया। एनवायरमेंट इज सो डायनामिक, पूरा मार्केट बदल दिया। ये दोनों एयरटेल, ओके, आइडिया, वोडाफोन, उसमें से, ठीक है, आइडिया और वोडाफोन जो कंपिटिटर्स थे वो दोनों एक बन गए। आइडिया और वोडाफोन जो दोनों कंपिटिटर्स थे वो एक बन गए। एनवायरमेंट यानी जो लोग दुश्मन थे वो भाई भाई बन गए। कैसे हो गया रे? कहना ये चाहता हूं कि एनवायरमेंट इज सो डायनामिक, एनवायरमेंट इतना बदल जाता है। श्रेया, मुझे आपका इशू नहीं समझा। स्टिल दे आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट एंड whom are you talking about? श्रेया, वुड लाइक टू नो। जी हाँ सोनी, वोडाफोन आइडिया, अब एक होना पड़ा इनको, इतना जियो ने सबकी हालत खराब कर दी राइट नाउ, ठीक है। जितने सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए एयरटेल को 19 साल लगे, उतने सब्सक्राइबर्स जियो ने 3 साल में बना ली। कितने साल में? 3 साल में। दैट्स द पावर ऑफ मनी एंड द डायनामिज्म। प्लस इतने सारे फैक्टर्स है यार, इतने सारे फैक्टर्स जब एक साथ काम करते हैं तो दिस मेक्स इट वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतने सारे फैक्टर्स एक साथ, ठीक है। देन ये देखा आपने, हाँ केसर वाला, हाँ वो मार्केट में मिलते हैं बट ये गलत है, इलीगल है, डर डर के किया जाता है बिजनेस। नाउ अगर हम लोग इसकी बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की, तो बीच में एक एड फ्लोट हुआ था, कोक एंड पेप्सी आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स इन इंडिया। इसका मतलब लोग डर जाएंगे यार, पेस्टिसाइड यानी केमिकल हम लोग यूज कर रहे हैं पीने के लिए, लोग डर जाते थे। ये न्यूज़पेपर में ये फ्लोट होने लगा और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर दिया हमारे फेवरेट रामदेव बाबा ने, और हमारा नया लॉन्च किया पतंजलि के फ्रूट जूसेस, पतंजलि के फ्रूट जूसेस लॉन्च किए रामदेव बाबा ने। क्या है ये? रिलेटिविटी, किसी का नुकसान किसी का फायदा। सो दैट्स इट। इतने सारे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, जनरल फोर्सेस है, इंटर रिलेशनशिप है, सब में रिलेटिव है, अनसर्टन है और डायनामिक है। उसके बाद थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स तुमने देखा है तुम हर जगह, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट के हिसाब से आपको बिजनेस को ढालना होता है उस एरिया में। पहला एनवायरमेंट पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस लेजिस्लेचर्स एट लोकल, स्टेट एंड फेडरल लेवल, and provides incentives or tax breaks to the companies, or they can impose regulation that restrict the business transaction. For example, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें गुजरात में शराब नहीं मिलती, तो यार लोकल रेगुलेशंस है ना, ये वहां पे लिकर नहीं बिकता है, तो वो लोकल रेगुलेशंस हो गए। आप समझो, वहां पे लिकर नहीं बिकता है तो ये हो गए लोकल रेगुलेशंस एंड दैट अफेक्ट्स इट अ लॉट। दूसरा, अगर हम लोग इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में या कोरोना के पीरियड में, अगर हम लोग पापा को कहते हैं कि पापा, ओ पापा ऑडी ले लेते हैं, पापा नया ऑडी लॉन्च हो रहा है इंडिया में, ले लेते पापा, पापा जो तुमको फ्लाइंग चप्पल देंगे, क्योंकि आज का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई रीजन नहीं है कि आप ये सब खरीदो। या फिर लिवाइस की जीन्स, लिवाइस की जीन्स, ठीक है। हाँ, मुन्ना त्रिपाठी कह रहा है कि बिहार में भी ऑफिशियली नहीं मिलती, लेकिन मुन्ना त्रिपाठी अरेंज करके दे देंगे तुमको, तुमको जो जो चाहिए सब मिल जाएगा बिहार में भी, ठीक है। देन लिवाइस की जीन्स 3000 रुपए प्लस होती है,
₹3,000 प्लस होती है। लेकिन अगर आप ये डिजाइन आप करो तो नहीं बिकेगी। आप सोसाइटी आपको मार देगी कि तुमने क्या पहना है, परकर टाइप का जीन्स, ये क्या पहना है तुमने, बेल बॉटम टाइप का जीन्स, नहीं एक्सेप्ट होगा। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, सब लोग क्या बोलेंगे, हमें लोग क्या बोलेंगे, ये एक बड़ा इश्यू होता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होती है चीजें बदलती जाती है। जैसे ये जो है, ये क्या है रे, व्हाट इज दिस, बताएंगे मुझे जरा। व्हाट इज दिस? सर ये है रोल वाला कैमरा, ये है रोल वाला कैमरा। ओके, इसमें रोल डालना पड़ता था जिसमें लिमिटेड मिलती थी चीजें। ठीक है, वेरी गुड सिमरन, सही कहा आपने। ठीक है, कोडैक कैमरा मेरे पापा के पास भी था मुन्ना, और रोल भी हुआ करता था। ₹100 का रोल खरीदना पड़ता था जिसमें सिर्फ 35 या 36 फोटोज आती थी। मार्केट पूरी तरह तबाह हो गया क्योंकि डिजिटल कैमराज आ गए। अब डिजिटल कैमराज भी कोई नहीं खरीदता। अब इन डिजिटल कैमराज का भी रोल तो खत्म हो गया, इन कैमराज ने रोल को खत्म कर दिया। लेकिन इन कैमराज को खत्म कर दिया हमारे स्मार्टफोन कैमरा से। ओप्पो तो बोलता ही नहीं कि हमारा फोन है, ओप्पो तो बोलता है कैमरा फोन है मेरा, समझ रहे हो? ओप्पो कहता है कि मेरा कैमरा फोन है। सोच लो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स से पूरा सिस्टम बदल जाता है। लीगल फैक्टर्स, कौन सी चीज कब बिकेगी क्या नहीं होगा, ठीक है, उससे भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। सो एनवायरमेंट जो फैक्टर है, ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और ये थ्रेट भी हो सकता है। ओके, चलो थोड़ा देखते हैं कि इंडिया में बिजनेस करना, जब हम बिजनेस पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में अगर हम लोग इंडिया को कंपेयर करें तो हमें पढ़ना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये एजेंडा। ठीक है, इंडिया में बिजनेस करना क्या आसान है या मुश्किल है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इन द वर्ल्ड देयर आर ईज ऑफ डूइंग, हम लोग पढ़ रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इन इंडिया। तो इसका इंडेक्स जानना चाहते हैं हम लोग कि इंडिया कौन से रैंक पे है अगर हम लोग बिजनेस करना चाहते हो तो लगभग 200, ठीक है, लगभग अगर हम लोग बोले कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, सो वुड यू लाइक टू आंसर दैट? इकोनॉमिक्स के मैराथन में मैंने ये डिस्कस किया है, प्लीज बताइए हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। कम ऑन कम ऑन, कम ऑन, ये नॉलेज दे चुका हूं पहले ही। शिफा रॉन्ग आंसर, सुमित हेमा रॉन्ग आंसर, सो ठीक है, द नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर 201, 202, पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है, कुछ कुछ रिकॉग्नाइज नहीं है। लेकिन जब हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कंसिडर करते हैं तो 190 कंट्रीज को रैंक मिला है। ये पाकिस्तान वगैरह ना, इनको क्या रैंक दे मिलेगा, बेचारी कंपनीज, इनके कंट्रीज में कुछ नहीं होता, इनको कोई रैंकिंग नहीं मिल रहा है। 190 कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है, 190 कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है, जिसके अंदर इंडिया का रैंक कितना है? कम ऑन, आपके एग्जाम के लिए जो आने वाला है, इंडिया का रैंक कितना है बताओ, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया 190 में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक क्या है? मैं आपको हिंट देता हूं, पिछला जब हमने इंडेक्स देखा था तो इंडिया का रैंक 100 था, 100। तो अब वेरी गुड चिन्मय, वेरी गुड प्रियंका, अब इंडिया का रैंक है, वेरी गुड शिफा, वेरी गुड सुजल, वेरी गुड मनीषा, अब इंडिया का रैंक है 77th। हम लोग बेटर होते जा रहे हैं। पहले 100 इन 2014 में 134 था, फिर 131, फिर 130th, फिर 100 और फिर 2019 के इंडेक्स में हम लोग 77 तक पहुंच गए। ठीक है, सो दैट्स दैट। और हमारी बिजनेस, ठीक है, और जो जंप हमने किया है वो है 100 - 77, दैट इज
23 पोजीशंस का जंप किया है मैंने। और अगर हम लोग देखिए तो पुरानी सरकार के से हम लोगों ने बहुत ज्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके। डिस्टेंस टू फ्रंटियर यानी सबसे ज्यादा, ठीक है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर सबसे ऊपर जो रैंक है डिस्टेंस टू फ्रंटियर में जो पॉइंट्स है सबसे ज्यादा वो न्यूजीलैंड के पॉइंट्स हैं, फिर सिंगापुर, फिर हांगकांग, फिर डेनमार्क, फिर कोरिया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स है पावरफुल लेकिन डिस्टेंस टू फ्रंटियर, अब डिस्टेंस टू फ्रंटियर क्या होता है? द डूइंग बिजनेस असेसमेंट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ बिजनेस रेगुलेशन एंड देयर एनफोर्समेंट अक्रॉस 195 इकोनॉमीज ऑन 10 पैरामीटर्स। 10 चीजों के खिलाफ आपको ये पॉइंट्स मेजर करने हैं। द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर। डीटीएफ क्या है? ये एग्जाम में आएगा। इट्स अ स्कोर दैट शोज द गैप ऑफ एन इकोनॉमी विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के डीटीएफ के पॉइंट्स कितने हैं? 86.76। अब देख लो इंडिया का कितना है, देख लो, ठीक है। इंडिया का जो स्कोर था पिछले बार 60.76 था, अब 67.23 है। तो क्या हमारी पोजीशन पहले से बढ़ी है? 67.23। और ग्लोबल बेस्ट कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के कितने पॉइंट्स हैं? 86.76। मेरा दावा है तुमसे, तुमको ये कंसेप्ट कोई नहीं बता सकता पूरे इंडिया में। तुमको ये लिस्ट कोई नहीं देगा इंडिया में, कोई टीचर तुमको ये लिस्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है, मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। सो हाँ, ये लेक्चर देखने के बाद कोई कॉपी कर ले तो आई एम नॉट श्योर, बट देन यस 60.76 थे पिछले साल, नाउ इट इज, हमारा यहां पे भी स्कोर बेटर हुआ है और हम लोगों ने बहुत ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट किया है। 10 इंडिकेटर्स से रैंकिंग बनती है, 10 में से 6 जगह हमने इंप्रूवमेंट किया है। सर कौन से जगह आपने इंप्रूवमेंट किया है? कंस्ट्रक्शन के परमिट, दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए आपके जो पॉइंट्स है वो बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग अ बिजनेस में भी हमारे पॉइंट्स बढ़ गए, रैंकिंग्स बेटर होगी। क्रेडिट लोन मिलना बहुत आसान हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मिलना काफी आसान हो गया। बिजली नहीं मिल रही है बे, सोचो तुम, बिजली मिलने में भी हमारा रैंक 24 था। अब सोचो ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो प्रॉस्पर कैसा होगा? और एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, द वर्ल्ड बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड, क्या कहते हैं इन सब में? द वर्ल्ड बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड द इंडिया इज द मोस्ट, वेरी गुड अविनाश, वेरी गुड बेटा, अगर लर्न ही हो गया तो आपकी एग्जाम बहुत आसान हो जाएगी। द वर्ल्ड बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज वन ऑफ द मेजर top improvers for the year. It is the second consecutive year for which India has been recognized as one of the top improvers. India is the first BRICS and South Asian country to be recognized as top improvers in consecutive years. Oh my God! Tell me the full form of BRICS. Come on, make it fast. जल्दी लिखिए. Tell me the full form of BRICS. थैंक यू मुन्ना, थैंक यू शिफा, थैंक यू प्रीत। टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। कम ऑन, आसान है। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड मोतीलाल। मोतीलाल ब्राजील पे रुक गए तुम तो। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड सिमरन। द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स इज साउथ अफ्रीका, ओके ऑफ कोर्स, स्टार्ट करते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। एमसीक्यू गोल्ड बिल्कुल आएगा ये। एंड दीज आर द साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज अगर मैं आपको दिखाऊं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स, दीज आर द साउथ एशियन कंट्रीज। तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया कोई साउथ एशियन कंट्रीज टॉप इंप्रूवर्स में आई है। नाउ इंडिकेटर वाइज हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंसेज आर, एक एक इंडिकेटर को चेक करते हैं। तो पहला है बिल्डिंग परमिट, कंस्ट्रक्शन परमिट। यार कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो कंस्ट्रक्शन इसका मेन स्टे है, और आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है और उसका परमिशन आपको कितने जल्दी मिलता है, ठीक है, आपको परमिशन कितने जल्दी मिलता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा खेल है। तो कंस्ट्रक्शन परमिट जो है अब हमारा, ठीक है, अगर हम लोग हमारा देखें, डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस
बॉर्डर कंप्लायंस में जो नंबर ऑफ आवर्स है, ठीक है, वो काफी कम होते जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस या इंडिया से जब बाहर जाती है चीज और दूसरे कंट्री में जाती है चीजें, तो कितना समय लगता है, ये जो टाइम है आवर्स में दिया और ये काफी कम हो रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, सब आसान कर दिया है और सारे डॉक्यूमेंट्स ई संचित एमसीक्यू गोल्ड, सारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन होंगे ई संचित के थ्रू होंगे। किसके थ्रू होंगे? ई संचित फॉर्म का नाम है, ऑनलाइन करने के लिए ई संचित फॉर्म है, उसके थ्रू होगा। जब कोई भी चीज ऑनलाइन होती है तो फास्ट हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है। नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो स्टार्टिंग अ बिजनेस में प्रोसीजर ही प्रोसीजर बढ़ा दो, प्रोसीजर ही प्रोसीजर बढ़ा दो। जी नहीं, प्रोसीजर बढ़ाओगे तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो नया बिजनेसमैन हार जाएगा। प्रोसीजर में नहीं मरना चाहिए। वो क्या कहते हो, उसको मेहनत में मरने दो ना, तुम प्रोसीजर में क्यों मार रहे हो उसको? प्रोसीजर दिल्ली में 10 से, ठीक है, 11 से 10 हो गई और मुंबई में 12 से 10 हो गई है। टाइम रिड्यूस फ्रॉम 30 डेज टू 16 डेज इन दिल्ली एंड फ्रॉम 29.5 डेज टू 17 डेज। काफी आसान हो गया। पैन टैन टिन, चलो पैन टैन और डिन का फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी, मेक इट फास्ट सब लोग। पैन टैन और डिन का फुल फॉर्म बताइए मुझे जल्दी जल्दी। टैक्स अकाउंट नंबर, PAN is permanent account number, TAN is tax deduction and collection account number, and DIN is director identification number। इन सबको मर्ज कर दिया गया है, इन सबको मर्ज कर दिया गया है स्पाइस के साथ। स्पाइस इज अ फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन। कोई भी नई कंपनी बनाना है तो स्पाइस प्लस फॉर्म भरना पड़ता है, जो काफी आसान कर देता है। तो ये सब मर्ज कर दिए गए अब स्पाइस के साथ, तो इससे क्या हो गया, टाइम भी और भी कम हो गया। नो रिक्वायरमेंट फॉर इंस्पेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट इन मुंबई एंड डीटीएफ हैज इंप्रूव्ड। डिस्टेंस टू फ्रंटियर 75 पॉइंट्स थे स्टार्टिंग अ बिजनेस में, पहले 80.96 हो गया है। तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फ्रंट में। उसके बाद कोई भी, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ कंप्लायंसेस कम होना जरूरी नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ कंप्लायंसेस कम होना जरूरी नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए पैसा। आपको लोन चाहिए, कितने जल्दी आप लोन करवा के दे सकते हो, या फिर क्या लोन मिल सकता है आपको, ये भी देखते हैं इंडिया में क्या सिचुएशन है। इंडिया में लोन मिलने रिलेटिवली आसान नजर आ रहा है क्योंकि हमारी रैंक 22nd है अभी, ठीक है। डिस्टेंस टू फ्रंटियर का रेटिंग भी हमारा 75 से 80 हो चुका है। लीगल राइट्स इंडेक्स भी 8 to 9 हुआ है एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स विल नाउ बी रिपीट फर्स्ट, ठीक है, ये भी। तो गाइस ऑल दिस थिंग्स हैव मेड इट बेटर फॉर द बिजनेस एंड दिस इज हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। हद होगी यार, इन्हें हम लोग बिजली मिलेगी या नहीं इस पे अगर हम लोग सोचेंगे तो बिजनेस क्या ही कर जाएगा हमारा। आप समझ रहे हो, हमारा बिजनेस क्या ही कर जाएगा अगर हम लोग ये सोच रहे कि बिजली मिलती है नहीं। चलो देखते हैं इंडिया में बिजली मिलने का रैंकिंग क्या है हमारा। हमारा रैंकिंग बिजली मिलने का क्या है? 2014 में 142nd रैंक पे थे हम लोग, 190 में से 142nd। 2016 में 130th रैंक था हमारा और 2017 में 100th रैंक था हमारा। अब हमारी रैंकिंग 77th हो गई है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी में। सो गाइस थोड़ा और भी बेटर हो गया है। अब देखते हैं कि इंडिया में बिजनेस करना एग्जैक्टली कितना आसान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड,
DPIIT कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है ये, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, DPIIT फॉर स्टेट्स। वर्ल्ड बैंक का एनालिसिस क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक, IMF एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये फंडिंग करती है कंट्रीज को, अंडर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज को फंडिंग करती है, तो उनके लिए एनालिसिस होना चाहिए। हाल फिलहाल हमारा तो 77th रैंक है, ठीक है, लेकिन हमारा रैंक अलग अलग इंडिकेटर्स में, देयर आर टोटल 10 इंडिकेटर्स, याद रखने वाली बात है, देयर आर टोटल 10 इंडिकेटर्स। तो 10 इंडिकेटर्स में हमारी हर अलग अलग एरिया में क्या रैंकिंग है, क्या सिचुएशन है, ये जानने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग अ बिजनेस में, ठीक है, 137th रैंक, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट 57 सेकंड रैंक, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी 24th रैंक, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी 166th रैंक, गेटिंग क्रेडिट 22nd रैंक, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स 7th रैंक, पेइंग टैक्सेस 121st, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स 80th रैंक है, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट 163, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी 107th। तो बहुत अच्छा सिनेरियो तो नहीं है, ठीक है, लेकिन रिफॉर्म वाइज जो हमें बताया जाता है, ये सारे फैक्टर्स है कि किसी भी बिजनेस को या किसी भी कंट्री ने अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा करना है, आसान करना है, तो ये सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, स्पाइस आ जाने के कारण काफी हेल्प होगी, जल्दी इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी। डिन, रन, इज इनकॉर्पोरेशन पैन और टैन? बाय द वे, हु कैन टेल मी व्हाट इज रन? हु कैन टेल मी व्हाट इज रन? कम ऑन, बताओ जल्दी, व्हाट इज रन? What is run? Make it fast. Run, very good Suzal, very good Manvi, very good Sony. Yes guys, if you want to reserve your name, आपको आज बिजनेस नहीं करना चाहते लेकिन आपको नाम रिजर्व करके रखना है, क्योंकि आप सेम नाम की दो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, तो आपको रिजर्व करना पड़ेगा। टिन, रन, इजी इनकॉर्पोरेशन, पैन, टैन, सब कुछ आ चुका है स्पाइस के अंदर। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, for private and public limited has been eliminated under Companies Act. Introduction of SPICE form, simplified pro forma for incorporating company electronically. SPICE का full form MCQ के लिए gold, SPICE का full form MCQ के लिए gold, by merging 5 different applications in it: name, reservations, company incorporation, DIN, PAN and TIN. And while starting a business, introduced an E-form, agile form, एक agile form आया, agile का full form एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जीएसटी हो जाएगा इसमें। देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एसिक हो जाएगा इसमें, ईपीएफओ, ये सब कुछ इसी में हो जाएगा। दिस एनेबल्स अ यूजर टू अप्लाई फॉर जीएसटी, ईपीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन विद द स्पाइस फॉर्म। तो काफी आसान हो चुका है हमारे लिए बिजनेस। नाम रिजर्व करना है, उसके लिए रन है हमारे पास, और और कंपनी इनकॉर्पोरेशन की फीस उन्होंने 0 कर दी है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन की फीस 0 कर दी, अगर आपका ऑथराइज कैपिटल 15 लाख तक है तो। चिल्ला के मत आ जाना, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना तो पैसे नहीं लगते, चिल्ला मत देना, आप पूरा प्रोविजन पढ़ो। 15 लाख तक का अगर आपका ऑथराइज कैपिटल है तो ही, यानी छोटी कंपनीज के लिए। The requirement to issue a physical PAN card has been eliminated. Additionally, PAN and TAN are mentioned in the certificate of incorporation, which is considered as sufficient proof for PAN and TAN. तो गाइस बार बार एक ही चीज के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगने में कोई पॉइंट नहीं है, काफी कंप्लायंसेस कम किए जा रहे हैं। ऑनलाइन एंड कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ, प्रोविडेंट फंड, एसिक, इंश्योरेंस वाला इज प्रोवाइडेड ऑन श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा इन एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए जो किया जाता है, श्रम सुविधा पोर्टल। आप ध्यान से देखो, आपको श्रम सुविधा पोर्टल की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिया है मैंने वहां पे। All right, I hope you have seen it. Then shop and establishment
लाइसेंस, ये ऐसा होता है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। तो रजिस्ट्रेशन अंडर मुंबई शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट वाज प्रोवाइडेड इन रियल टाइम विदाउट एनी कॉस्ट एंड एनी इंस्पेक्शन। कोई इंस्पेक्शन नहीं, मुंबई की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी महाराष्ट्र में मुंबई शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के जो लाइसेंस के लिए कोई तभी के तभी कोई पैसे भी नहीं लेते थे और आपको वो लाइसेंस भी मिल जाता था। एल एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर जीएसटी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई बैंक अकाउंट के डिटेल्स की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज दैट। देन डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, सारे बायलॉज एंड ऑल, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए गए। ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया, ठीक है। यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। दिल्ली में सारे बिजनेस जो है रहेगा वो एक ही लॉ के अंदर रहेगा, जैसे भी बनेगा वो इस लॉ के हिसाब से बिल्डिंग्स बनेगी। डीम्ड अप्रूवल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली। इफ अप्रूवल्स आर नॉट ग्रांटेड विद इन द डिफाइंड टाइम लिमिट्स, आपको अगर उन्होंने कहा है कि अगर 3 महीने के अंदर हम अप्रूवल देंगे और अगर उन्होंने नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि अप्रूवल मिल गया है। रिस्क इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ई अंडरटेकिंग्स लिया जाएगा। सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन होगा और रोड कटिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर एंड सीवर कनेक्शंस हैव बीन सिंप्लीफाइड। फॉलोड बाय गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यार बिजली तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबको। इन दिल्ली सर्विस लाइन चार्जेस हैव बीन कैप्ड टू ₹25,000 इन इलेक्ट्रिफाइड एरियाज फॉर लो टेंशन लोड्स अप टू 150, ठीक है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डिपार्टमेंट देता है, जीएसटी का डिपार्टमेंट होता है वो देता है। क्रेडिटर्स, या जो, ठीक है, जिसको आपको पैसे देने हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स। तो getting credit, secured creditors are paid first during business liquidation and hence they are the priority over other claims like labor and tax। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को पैसे दिए जाएंगे। एंड जब आपको टैक्स पे करना है, ठीक है, तो लोग भागते हैं, लोग आसानी से टैक्स पे करने की कोशिश नहीं करते। पहले जो टोटल टैक्स होते थे वो 17 अलग अलग टैक्सेस होते हैं और फिर इन 17 अलग अलग टैक्सेस को एक ही टैक्स ने रिप्लेस किया। व्हाट इज द टैक्स कॉल्ड? इन 17 अलग अलग टैक्सेस को वन नेशन वन टैक्स वाला थीम आया था। कौन सा टैक्स होता है वो? Perfect answer. The answer is GST, वन नेशन वन टैक्स। पहले 17 अलग अलग टैक्सेस थे जिसको एक टैक्स ने रिप्लेस कर दिया। अब सोचो बिजनेसमैन को कितना आराम हो गया। पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेन वैट, स्टेट वैट, सर्विस टैक्स, ये सब कुछ अलग अलग चीजों को रिप्लेस करके एक जीएसटी आ गया। ऑल्सो जो कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% था अब वो 25% हो गया उन कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर 250 करोड़ तक का है। प्लीज ध्यान रखना ये 25% सिर्फ उनके लिए हुआ है जो 250 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है, टोटल सेल्स, टोटल रेवेन्यू उनका 250 करोड़ तक। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके जरूर आएगा, एमसीक्यू गोल्ड है वो। टैक्सेस पे करना, ठीक है। मेकिंग पेमेंट ऑफ ईपीएफ हैज बीन मेड मैंडेटरीली इलेक्ट्रॉनिकली, आपको ऑनलाइन ही पे करना है। ईपीएफ आपको ऑनलाइन ही पे करना है चाहे कुछ भी हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ये भी कम कर दिए गए हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इसको भी थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की गई है। सिर्फ 5% गुड्स फिजिकली इंस्पेक्ट होंगे, हर गुड्स फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं होगा। इंपोर्ट करते वक्त advance bill of entry has been adopted to which allows import to start the process of custom clearance before the arrival of vessel। यानी आपका जो वेसल है वो आने से पहले ही आप प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपको चीजें जल्दी मिल जाए। और ऐसे पोर्ट बनाए जाते हैं, नाव सेवा पोर्ट, और ये कंटेनर जो है इसको टीईओ कहते हैं। इट स्टैंड्स फॉर 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। तो इक्विपमेंट ऑन द नाव सेवा पोर्ट इन मुंबई हैज बीन अपग्रेडेड बाय एडिंग 15 न्यू रबर टायर गैंट्री क्रेन्स। ये होते हैं गैंट्री क्रेन्स, ये दिस वन, जहां से रबर के इसलिए बने होते हैं ताकि शिप अगर टकरा भी जाए तो बफर होता है, पूरा पोर्ट टूटना नहीं चाहिए, इसलिए होता है ये। एंड द फेज 1
and the phase 1 of the fourth container terminal at the Jawaharlal Nehru Port Trust with an additional annual capacity of 24 lakh TU was completed in February 2018. TU stands for 20 foot equivalent unit. इस ये जो एक बॉक्स होता है ना, ये कंटेनर जो होता है ना, इसको कहते हैं TU, 20 foot equivalent unit. The new container terminal Adani CMA Mundra Terminal Private Limited has been fully operational since June 2017 with an additional annual capacity of 13 lakh TEUs. ठीक है, 13 lakh TEUs. Yes, it is in JNPT. एक और आपने देखा होगा अडानी का मैटर कोल माइंस को लेके अभी चल रहा है. सारे पोर्ट्स आजकल अडानी ही डेवलप कर रहे हैं. देन ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में ई संचित फॉर्म है, ये ध्यान रखने वाली बात है. स्विफ्ट सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड. ई संचित एन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम अंडर स्विफ्ट single window interface for trade has been implemented. It allows trader to submit all supporting documents electronically with digital signature. Then enforcing contract कैसा है ना, लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो कर लेते हैं, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होता है? क्या बिजनेसमैन उस कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू करते हैं? क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो लोग कैसे ना लड़ने लग जाते हैं और फिर पैसे तो नहीं मिलते और फिर लोग कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में काफी सारा केसेस पेंडिंग होता है. आज अगर मैं आपको इंडिया की बात बताऊं तो कितने कोर्ट केसेस पेंडिंग है? आज मैं आपको इंडिया की बात बताऊं तो 3.5 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग है. 3.5 करोड़. तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड व्हिच मेक्स पॉसिबल टू जनरेट केस मेजरमेंट रिपोर्ट्स ऑन लोकल कोर्ट्स. और सारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमर्शियल कोर्ट में ही सॉल्व हो जाएंगे. एंड द जुरिडिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स फ्रॉम 1 करोड़ टू 3 lakhs. ये जो है, जो पिक्यूनरी लिमिट है, जो मॉनिटरी लिमिट है, वो 1 करोड़ से 3 लाख तक ला दी उन्होंने, ताकि छोटे छोटे केसेस भी कमर्शियल डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सॉल्व हो जाए. ठीक है. अब इंसॉल्वेंसी ने तुम्हारा दिवाला निकल जाना, और जो क्रेडिटर्स है, जिनको तुमसे पैसे लेने हैं, वो तुमको फोन कर करके परेशान करता है और तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं होते. अब तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारा जेनाइन क्लॉज हो, तुम्हारा कॉज जेनाइन हो, मेरे पास पैसे नहीं यार, मैं कहां से दूं? कोई बात नहीं. ऐसे केसेस को, इनका भी बिजनेस है, आप समझो, क्रेडिटर्स का भी बिजनेस है, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा. वो आपको फोन करके पैसे इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसने भी किसी से ना किसी से कुछ प्रोडक्ट खरीदे होंगे, तो आप तो मर गए, वो भी मर जाएगा. तो इनको भी पैसे मिलने चाहिए, आपका बिजनेस भी सही तरीके से बंद होना चाहिए. इसके लिए एक बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड है, इब्बी कहते हैं उसको, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, और उसके हिसाब से एक बोर्ड बना है इब्बी. जो भी बैंकरप्ट होता है, जिसका भी दिवाला निकलता है, उसको तरीके से सॉल्व किया जाता है. Professional institutions have been established for effective handling of restructuring and insolvency proceedings. Time-bound resolution process is done to resort IBC, and liquidation is the last resort. IBC 2016 has been amended to provide that a creditor has the right to object the decision of liquidator, accepting and rejecting claims against the debtor brought by the creditor itself and by any other creditor. Yes, IBBI and Insolvency and Bankruptcy Board of India. Very nice, Simran. Keep it up. ठीक है. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अंदर में असेसमेंट किया तो हमारा रैंक 77 आता है. हमारी रैंकिंग्स थोड़ी बेटर हुई है डेफिनेटली, और इन्वेस्टर फ्रेंडली क्लाइमेट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. रेड टेपिज्म हम कम करना चाहते हैं. रेड टेपिज्म, चलो टेल मी, आराम से बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रेड टेपिज्म? आराम से सोच के बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रेड टेपिज्म? हाँ मृदुल, डेट रिस्ट्रक्चरिंग में कहा जाता है उसको. सीएस फाइनल में आप इसके ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ोगे. व्हाट इज रेड टेपिज्म? हाँ कम ऑन, मैंने रेगुलर लेक्चर्स में सिखाया तुमको रेड टेपिज्म क्या होता है. नो क्लू.
हाँ वेरी गुड खुशी. अमन नॉट एग्जैक्टली बट ठीक है, आई एम हैप्पी कि आप ट्राई कर रहे हो. रेड टेपिज्म यानी एक्सेसिव पेपर वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग excessive paperwork and tedious procedures before official action can be considered or complete. ज्यादा पेपर वर्क होगा तो हम लोग पेपर वर्क में ही उलझ जाएंगे, पेपर वर्क में ही फंस जाएंगे. काम कब करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे अगर हम लोग पेपर वर्क में फंस जाएंगे? तो हमें ये एक्सेसिव पेपर वर्क, रेड टेपिज्म को हटाना है. ऑनलाइन हर चीज हो जाएगी तो पेपर वर्क भी कम हो जाता है. सो ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने डेवलप किया है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017. ठीक है. और इसके अंदर सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम, ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन विद लीगल मेट्रोलॉजी यानी मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी लॉ होता है वो CS एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ोगे, मॉड्यूल 2 में EBCL के अंदर मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको. ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है पूरा. एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड सोसाइटी. A nationwide workshop was held on 29 July 17 to discuss the relevance and importance of implementing reforms. ये हम जो सब बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस लाने वाले हैं उसको लोगों को समझाना पड़ता है कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा. देन डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा फुल फॉर्म के लिए. अ यूनिट हैंड होल्डिंग मेथड. हैंड होल्डिंग मेथड यानी क्या, मदद करना. जैसे महाराष्ट्र इज अ बेटर स्टेट, ठीक है. नागालैंड ये इंडिया में स्टेट है, आधे लोगों को पता ही नहीं होता. त्रिपुरा इंडिया में स्टेट है, आधे लोगों को पता ही नहीं होता. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थोड़े हमारे अंडर डेवलप्ड है, तो महाराष्ट्र जैसी पावरफुल स्टेट ने ऐसी स्टेट्स की हेल्प करनी चाहिए. इसी को कहते हैं हैंड हेल्ड मेथड. अ यूनिक हैंडेड मेथड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय leading states were partnered with laggard states like West Bengal merits a special mention for its efforts to conduct a 3-day workshop for Nagaland. अब West Bengal ये एक strong state है तो उन्हें नागालैंड की हेल्प कर दी. प्रायोरिटी रिफॉर्म्स वे आइडेंटिफाइड बाय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. हमारा जो इंडिया का जो ये एरिया है नॉर्थ ईस्ट, ये काफी लैग्ड है बिकॉज यहां रीच करना आसान नहीं है क्योंकि बीच में बांग्लादेश आ गया है. दिस इज बांग्लादेश. तो क्योंकि बांग्लादेश बीच में आ गया विच वॉज अर्लियर ईस्ट पाकिस्तान, तो वो एरिया में जब ट्रांसपोर्ट इतना आसानी से नहीं होता ना, तो डेवलपमेंट भी थोड़ी रुक जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है. सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेके स्पेशल हम लोग एम्फसाइज कर रहे हैं हैंड होल्डिंग मेथड. देन 8 वर्कशॉप्स वर कंडक्टेड along with World Bank to address queries posed by the states and territories in Tripura, Punjab, Haryana, Daman and Diu, Dadra Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Islands, Goa and Karnataka. To handle all 8 northeastern states, video conferences were arranged and assessment under business reforms and action plans were released jointly by DPIIT and World Bank on 10 July 2017. और भी इंपॉर्टेंट है सिंगल विंडो सिस्टम, जिससे आपको अलग अलग जगह अलग अलग ऑफिसेस में नहीं जाना पड़ता. कंस्ट्रक्शन परमिट्स वर प्रोवाइडेड विद इन 45 डेज और सारी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाती है. GIS सिस्टम लाया गया टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द लैंड ईयरमार्क फॉर इंडस्ट्रियल यूज अक्रॉस द स्टेट. GIS सिस्टम होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आपको ऑनलाइन बता देगा कि कौन सी जमीन कौन से प्रोजेक्ट के लिए यूज की जाने वाली है. उसके बाद द डॉक्यूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी वॉज रिड्यूस टू ओनली 2. सिर्फ 2 कागजात से आपको आपके इन बिजनेस के लिए, आपको आपकी कंपनी के लिए बिजली अरेंज हो जाएगी. सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम लाया, यानी अलग अलग एजेंसी इंस्पेक्शन के लिए नहीं आएगी, एक ही एजेंसी आएगी, सारा इंस्पेक्शन करके जाएगी. और सिंगल ट्रांजैक्शन में काम हो जाएगा, कोर्ट फी सिंगल ट्रांजैक्शन में पे की जाएगी. ठीक है. पोल्यूशन क्लियरेंसेज एंड ऑल, ये सारी चीजें भी, ये सारे पॉइंट्स भी कम हो गए. ऑलराइट. सो गाइस, ऑल इन ऑल सारे कंप्लायंसेस कम किए गए और एंड देयर बाय इंडिया में बिजनेस करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इन इंडिया बाय वर्ल्ड बैंक. हमारा इतने कंट्रीज के बीच में 190 कंट्रीज को कंसिडर किया गया था रैंकिंग के लिए. इंडिया का 77th रैंक आया है. इसके लिए गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में काफी एफर्ट्स लिए क्योंकि पुरानी रैंकिंग्स हमारी बहुत खराब थी. ठीक है. इन्हें लास्ट बेंचर के भी लास्ट बेंचर साबित हो रहे थे हम लोग. 77th
is a good rating, I would say. All right, so that's it as far as business environment is concerned. See you in the next video with a new chapter and the last chapter of business environment, key government institutions. So this is Pavan Gokul signing off from this chapter. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well, bye bye. Hello guys, let's start with the marathon again, the third chapter and the last chapter of business environment, that is key government institution. तो जब हम लोग बात करते हैं कि ease of doing business की, जब हम लोग बात करते हैं ease of doing business की, तो yes, सिर्फ छूट देने से बात नहीं बनेगी, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे आपको जिससे सही में सारा बिजनेस प्लान हो सके और हमें एक एस्टिमेट रहे कि जी हां हमें ऐसे आगे बढ़ना है. सो जब हम बात करते हैं की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, तो वी हैव टू स्टडी नीति आयोग. ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन थी अब वो नीति आयोग है. उसके बाद सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, साथ जिसको कहते हैं. देन जो हमारे माए बाप है कंपनी सेक्रेटरी के, आईसीएसआई मम्मी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारे डैडी है, एमसी है. देन सेबी स्टॉक मार्केट के लिए वी हैव, मनी मैनेजमेंट के लिए आरबीआई, बैंक्स मैनेजमेंट के लिए आरबीआई. वी हैव इब्बी फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके लिए. एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ के सारे मैटर्स को मैनेज करने के लिए. एंड वी हैव एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. चलो स्टार्ट करते हैं नीति आयोग के साथ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? कम ऑन. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति. पहले इनको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था. ओके, जो हमारी प्लानिंग 5 ईयर प्लान वगैरह वह सब ये बनाते थे. अब इंडिया का थिंक टैंक प्लानिंग कमीशन नहीं है, इंडिया का थिंक टैंक है नीति आयोग. नीति बनाती है, स्ट्रैटेजीज बनाती है. नीति आयोग इज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये लाइन तो तुमने याद ही रखनी है, दिमाग में फिट कर लो. ये द ऑब्जेक्टिव्स फॉर नीति आयोग. यस, द ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑफ नीति आयोग यार क्या है, क्या करना चाहते हो तुम? We have a shared vision of national development, priorities, sectors and strategies with active involvement of state. हम चाहते हैं कि हर स्टेट कंट्रीब्यूट करे. हम चाहते हैं कि हर स्टेट कंट्रीब्यूट करे इंडिया के डेवलपमेंट में, क्योंकि इंडिया नहीं बन सकता जब तक कि सारी स्टेट्स डेवलप नहीं होती. एंड to foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanism with the states and on continuous basis, recognizing strong state makes a strong nation. सिर्फ महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या यूपी स्ट्रांग बन के काम नहीं चलेगा. असम से लेके तमिलनाडु तक, जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान तक हर किसी को स्ट्रांग बनना है. तो डेवलप मैकेनिज्म ऑफ टू फॉर्मुलेट credible plans at village level and to aggregate progressively at a higher level program. India being an agrarian economy, हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ विलेजेस इतने ज्यादा है, ऑलमोस्ट 6.5 लाख विलेजेस है इंडिया में, और सिटीज मात्र 4000, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है. तो हमें एट द एंड ऑफ द डे डेवलप करना है, तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा विलेजेस पे. ठीक है, हमें नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के स्ट्रैटेजिक बनानी पड़ेगी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, और हमें ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी है जिससे इंडिया, उसके स्टेक होल्डर्स इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में एक लेवल अचीव करे. ठीक है, वी वांट पीपल लाइक टाटास टू ग्रो, वी वांट पीपल लाइक टाटास टू कंट्रीब्यूट. इंडिया को अवार्ड भी मिला है इसके लिए, और हमने देखा है कि बिल गेट्स के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन करके हमें एक ग्लोबल लीडर का अवार्ड भी मिला है. टू क्रिएट अ नॉलेज एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम थ्रू कोलैबोरेटिव कमिटी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर एंड अदर पार्टनर्स. और हम लोग चाहते हैं कि कैसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे इंटर डिपार्टमेंटल पॉलिसीज एक्सेलरेट हो जाए, आसान हो जाए. उसके बाद हमने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम बनानी है. उसके लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च और गुड गवर्नेंस वाला हमें एक जगह बनानी थी, जो हमने बनाया. स्किल इंडिया के लिए पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जगह होनी चाहिए.
तो स्किल इंडिया फीचर तो हमने बना लिया, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और बार बार पॉलिसी मेकिंग नीति आयोग करेगी। तो द मेन एक्टिविटीज ऑफ नीति आयोग या डिजाइनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हर स्टेट ने डेवलप होना है। हमें थिंक टैंक डेवलप करना है, इनोवेशन लैब डेवलप करनी है, नॉलेज डेवलप करना है, और परफॉर्मेंस सही में हो रहा है या नहीं, जो सोच है वो सच में बदलता है या नहीं, ये मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है। हम लोग कौन से एरियाज में ध्यान देने वाले, एग्रीकल्चर, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क, एनर्जी, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, financial resources, natural resources, science and technology, state coordination, decentralized planning, social justice, land and water resources, data management, public private partnership PPP, project appraisal and management division PMD, and development monitoring and evaluation office, and NILERD, National Institute for Labor Economics Research and Development. So that was all about Niti Aayog, followed by सात सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। कैसा है ना, दो चीज है, हेल्थ और एजुकेशन, दो इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर हमने पूरा लॉकडाउन कर दिया था, क्यों? हेल्थ फर्स्ट। स्कूल आज तक नहीं खुल पाई है, हेल्थ फर्स्ट, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हमने, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हेल्थ एंड एजुकेशन ये एक दूसरे पे काफी डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए साथ कंसेप्ट लाया गया, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी एजुकेशन को कोई फायदा नहीं, हेल्थ अच्छी होगी एजुकेटेड नहीं होगे तो उस भी हेल्थ का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो साथ के अंदर मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा को पहले सिलेक्ट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के लिए, और इसके अंदर परिमल और बीसीजी ये दो कंपनीज ने मिलकर इस 7 प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 3 phases ओवर अ पीरियड ऑफ 30 months कमिंग टू द एंड बाय 2020। तो कोरोना के कारण थोड़ा डिले हो गया होगा, बट देन हम लोग अभी 3rd phase में थे। क्या करता है साथ, या क्या क्या किया उन्होंने? इन डेप्थ फील्ड डायग्नोसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। पहले इन 3 स्टेट्स को केटर किया, और फिर अगर ये मॉडल समझ में आ गया सबके, तो फिर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करने वाले हर छोटे छोटे स्टेट में भी। स्टेट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, रोड मैप बनाएंगे, और कैसा आगे हम लोग आगे 2 साल 3 साल 5 साल क्या करने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कशन है। देन क्रिटिकल इंटरवेंशन लाइक स्कूल मर्जर्स, रिमेडिएशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, टीचर रिक्रूटमेंट, अच्छे टीचर्स डेवलप करना बहुत जरूरी है, अच्छे टीचर्स को रिक्रूट करना बहुत जरूरी है। रैशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें साथ ने की है। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मॉनिटर करना। जब तक आप मॉनिटर नहीं करोगे तब तक स्टेटस बेटर नहीं होगा। मॉनिटर इज मस्ट, मॉनिटरिंग इज मस्ट। प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट इज बीइंग मॉनिटर्ड थ्रू एनएसजी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एंड स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। नेशनल लेवल पे सीपीएमयू है, एमसीक्यू के लिए गोल्ड। स्टेट लेवल पे स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, एसपीएमयू, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए गोल्ड है। सो हमने अब तक पढ़ लिया पॉलिसी मेकिंग के लिए थिंक टैंक दैट इज नीति आयोग, और हेल्थ और एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए 7, फॉलोड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये जब से आया पुराना कंपनी लॉ ही बदल दिया उन्होंने। टेल मी, कंपनीज एक्ट कौन सा था पहले? कंपनीज एक्ट कौन सा था? कैन यू हेल्प मी? चलो टेल मी, पुराना कंपनीज एक्ट कौन सा था, बताए जरा नॉलेज मुझे। जी हाँ, पुराना कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956। और फिर क्या हम लोग नया कंपनीज एक्ट लेके आए? वो नया कंपनीज एक्ट कौन सा था बताएंगे? नया कंपनीज एक्ट कौन सा था बताएंगे जरा, ये कौन सा है? 1913 मृदुल, 1913।
MCA ने, the ministry is primarily concerned with administration of Companies Act 2013, Companies Act 1956, Competition Act 2002 and LLP Act 2008 and other allied act. इनके ऊपर ध्यान रखता है ये. कंपटीशन को मैनेज करने के लिए वी हैव कंपटीशन एक्ट, इन सबको सुपरवाइज करने का काम है. बिसाइड्स एमसीए एक्सरसाइजेस सुपरविजन ओवर 3 प्रोफेशनल बॉडीज, ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. इनको भी ICI कहा जाता है. वी आर कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेपरेट एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट फॉर प्रॉपर एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ प्रोफेशनल कंसर्न. द MCA also has the responsibility of carrying out the functions of the central government, partnership act, work society registration act, इन पे भी ध्यान दिया जाता है. Serious fraud investigation office, SFIO, the government backdrops the major failure of NBFCs, non banking financial companies ने बहुत गड़बड़ की है. Phenomena of vanishing companies, plantation companies and recent stock market scam has decided to set up SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन. स्टॉक मार्केट में घपले, बैंकिंग में घपले, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के फ्रॉड, इन सबको मैनेज करने के लिए SFIO बनाया गया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. MCQ गोल्ड, मृदुल कुछ नहीं होता, ये गलती हो जाती है. उसके बाद कंपटीशन, हमेशा कौन सी फाइट देखना चाहेंगे आप? कौन सी फाइट देखना चाहेंगे? ये फाइट या वो छोटे बच्चे वाला फाइट? सर हम ये छोटे बच्चे वाला फाइट देखना नहीं चाहेंगे. क्यों? क्योंकि हमको पता है क्या होने वाला है उसके साथ, फेंका ही जाएगा वो. एंड एवरीवन मस्ट हैव द सेम ओपिनियन कि कंपटीशन शुड बी फेयर, इक्वल फुटिंग पे होना चाहिए. वेरी गुड अविनाश, सेम लेवल का होना चाहिए. तो कंपटीशन बिजनेस में भी फेयर होना चाहिए. कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया टू प्रमोट द कंपटीशन. कंपटीशन से बहुत फायदा होता है आपको, कंपटीशन से बहुत फायदा होता है. पुराना कंपटीशन से, कंपटीशन एक्ट के पहले MRTP एक्ट था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, उसको एबॉलिश किया गया और कंपटीशन एक्ट लाया गया. कंपटीशन को मैनेज करने के लिए कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है, क्या आप बताएंगे मुझे? कंपटीशन को मैनेज करने के लिए, कंपटीशन एक्ट को और इंडिया में कंपटीशन मैनेज करने के लिए कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है? विच इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर मैनेजिंग कंपटीशन इन इंडिया? Come on. Perfect answer. The answer is CCI. ओए सुजल, MCA नहीं है बेटा. No, ICCI नहीं है. ओए हेलो ऋतिक. The answer is CCI, Competition Commission of India. ठीक है. Competition Commission of India was established under the Competition Act for the administration, implementation and enforcement of the act and is duly constituted in March 2009. गाइस मार्च 2009 में कंपटीशन एक्ट के मेंबर्स चुने गए. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, MCQ, मार्च 2009. देन द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कमीशन: टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड. यार कंज्यूमर का तो बेनिफिट होना चाहिए, कंज्यूमर इज द किंग. तो MRTP फिर एबॉलिश किया गया और कंपटीशन एक्ट आया, अमेंडेड बाय द कंपटीशन अमेंडेड एक्ट 2007. 2002 में एक्ट बना लेकिन 2007 में अमेंड हुआ. MCQ के लिए गोल्ड एंड फॉलोज द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न कंपटीशन लॉ. द एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कंपीटिटिव अग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइजेस एंड रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन व्हिच कॉजेस और लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन. उसके बाद सारे कॉर्पोरेट अफेयर्स को मैनेज करने के लिए वी हैव परफेक्ट ऑफिस है, ये ओरिजिनल ऑफिस है, ये इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ओरिजिनल ऑफिस है ये. ठीक है, रियल ऑफिस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये ध्यान देते हैं कॉर्पोरेट एंड कंपटीशन लॉ पे, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इश्यूज पे, कंप्लायंस मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस में, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी में. ठीक है, द विंग्स ऑफ IICR, ICLS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, UPSC के एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है इसमें. ठीक है, और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होके ये बनाया गया है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए ये बनाया गया है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर वी आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट,
कैपिटल मार्केट के एग्जांपल्स बताओ, क्या आप मुझे कैपिटल मार्केट के एग्जांपल्स बता सकते हैं? क्या आप मुझे कैपिटल मार्केट के एग्जांपल बता सकते हैं? कौन सी जगह है जहां पे कैपिटल मिलता है? कुछ पता चला? या एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कैपिटल मार्केट में प्रोमिनेंट मार्केट है जहां से फंड रेजिंग होती है, जहां से पैसा मिलता है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और भी स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां से आप फंड रेजिंग कर सकते हो। अब जहां पे पैसा आ गया, जहां पे पैसा आ गया वहां पे लालच भी आ गया, जहां पे पैसा आ गया वहां पे लालच भी आ गया। इन सबको, जहां पे पैसा आ गया, रेगुलेशन की सख्त जरूरत है, इसलिए सेबी बनाया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी पहले भी था लेकिन पावरफुल नहीं था। सेबी के पहले कोई दूसरी बॉडी थी, कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया था, लेकिन वो पावरफुल नहीं था। हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी को सही में पावर मिला। ठीक है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि पूरा इट्स अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी जो 1992 में एस्टैब्लिश हुई है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, ठीक है, और सेबी हैज रीजनल ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता एंड चेन्नई। ऐसी अलग अलग जगहों पे सेबी के रीजनल ऑफिसेस है। इनका मेन काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड एंड इंसिडेंटल देयर टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ये मेन फंक्शन है इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, और इंटरमीडियरीज पे भी ध्यान रखना। सेबी अपने आप में एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, खुद लॉज बना सकती है खुद के लिए, इसलिए क्वाजी बोला गया है। क्वाजी यानी जस्ट लाइक, नॉट एग्जैक्टली। क्वाजी जुडिशियल, खुद जुडिशरी भी है, कुछ मैटर्स को ये खुद जज कर सकती है और एनफोर्स भी करवा सकती है, इसलिए एग्जीक्यूटिव। पावर्स ऑफ सेबी: क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव। बैंक्स को मैनेज करने के लिए, सेबी के बाद बैंक्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास है आरबीआई। चाहे कोई भी बैंक हो, आरबीआई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इट। RBI was established on 1st April 1935 in accordance with the provisions of RBI Act 1934, and the central office was initially established in Calcutta but was permanently moved to Mumbai in 1937. ठीक है, Shaktikant Das is the governor of India and the central office is the governor sits and where the policies are formulated. Though originally privately owned, since nationalization RBI is fully owned by the government of India. पूरा करेंसी और क्रेडिट को मैनेज करने का काम इनका है। मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू मैनेज द मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया बिकॉज आरबीआई इज द मॉनेटरी अथॉरिटी। कितने नोट्स लाने हैं, क्या ज्यादा प्रिंट करने हैं, कम प्रिंट करने हैं, कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल सिस्टम बैंक। सारी फॉरेक्स की सारे रिक्वायरमेंट, सारे लॉज के ऊपर इनका ध्यान रहेगा। ठीक है, सारे जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसीज है, इट इज द मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, द थिंग इज, कैन आरबीआई इश्यू 5,000 रुपीज का नोट? ये मेरा सवाल है। ये तो वैसे एग्जीक्यूटिव का पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बट ठीक है, फिर भी देख लेते हैं ना यार। कैन आरबीआई इश्यू 5,000 रुपीज का नोट? बताओ, क्या आरबीआई के पास उतनी पावर है कि 5,000 का नोट प्रिंट कर सके?
यस सर नो? चलो देख लेते हैं। कैन आरबीआई इशू 5,000 रुपीज का नोट? कैन आरबीआई इशू 10,000 रुपी का नोट? बताओ जल्दी। चलो, तो सवाल ये था कि आरबीआई 5,000 10,000 के नोट्स कर सकते हैं। द आंसर इज यस। 10,000 तक के उनको पावर दिया गया। 10,000 रुपए के नोट तक के वो लोग नोट इशू कर सकते हैं, लेकिन इशू करेंगे नहीं, क्योंकि जितना बड़ा नोट रहेगा उतना इकोनॉमी को हिट हो जाता है और उतना ज़्यादा करप्शन, ब्लैक मनी छुपाया जा सकता है आसानी से। इट इज द इश्यूअर ऑफ करेंसी, इट इज द मेजर फंक्शन जो हमें दिखाई देता है, जो हमें आंखों से दिखाई देता है। इश्यूअर ऑफ करेंसी, आरबीआई इज द मेजर इश्यूअर ऑफ करेंसी इन इंडिया। और क्या सवाल यह है, क्या आरबीआई नोट जला भी सकता है? क्या आरबीआई नोट जला भी सकता है? जी हां, आरबीआई, ठीक है, कैन डिस्ट्रॉय करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर circulation. Objective is to give public adequate quantity of supplies of good quality currency notes and coins. ठीक है, क्या इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए? क्या इकोनॉमी में एकदम बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए? क्या इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा उड़ते ही जा रहा, उड़ते ही जा रहा? क्या इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए? जी नहीं। आप ज्यादा पैसा दे दोगे इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और करेंसी का कीमत कम हो जाएगा। ठीक है, जितना सप्लाई की जरूरत है उतना ही होना चाहिए। ऑल्सो द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई इज डेवलपमेंट रोल। ऑल्सो यूपीआई एंड ऑल जिला रहे पेमेंट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम को मैनेज करने का काम, रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई का ही है। और सारे रिलेटेड फंक्शंस आरबीआई के हैं जो भी करेंसी या क्रेडिट से रिलेटेड है। ठीक है, आरबीआई एकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज आर द अदर थिंग्स कि वो सारी चीजें उनके पास। और भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। सो दैट्स ऑल अबाउट आरबीआई फॉलोड बाय। चलो, तुम बैंकरप्ट हो गए, बधाई हो। बैंकरप्ट हो गए, बैंकरप्सी का इश्यू आ गया, तो बैंकरप्सी से रिलेटेड लॉज है और बैंकरप्सी लॉस को मैनेज करने के लिए, वो बैंकरप्सी कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास इब्बी है, इब्बी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारी चीजें मैनेज करेगी। इट इज अ प्रोफेशनल बॉडी फॉर मैनेजिंग बैंकरप्सी। ठीक है, आप एकदम से ऐसे अगर कोई बैंकरप्ट हो गया तो हम लोग एकदम से उसको बंद नहीं करते, एक तरीका होता है। इब्बी इज अ की पिलर फॉर इकोसिस्टम responsible for implementing of code that consolidate and amend the laws related to reorganization and insolvency of corporate persons, partnership and individuals, and it promotes entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all the stakeholders. IBBI is a unique regulator, regulates a profession as well as the process. Guys, important है, IBBI is a unique regulator. IBBI इज अ यूनिक रेगुलेटर, यानी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को भी मैनेज करता है और इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस कैरी आउट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी भी ये काम करते हैं। लिक्विडेशन का जो प्रोफेशन है वो भी एक तरीके से लिक्विडेटर को भी ये लोग रेगुलेट करते हैं। एंड हैज द रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एथिक्स एंड यूटिलिटीज। It writes and enforces rules for the process, namely corporate insolvency resolution, liquidation, individual insolvency resolution, individual bankruptcy under the code. It recently has been tasked to promote the development of and to regulate the working and practice of insolvency. It has been designed as an authority, it has been designated as an authority under the company's registered valuation and valuation rules for regulation development for profession of valuers in the country. So that's all about IBBI. कंपनीज इतनी सारी है इंडिया में, 5,000 तो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1700 कंपनीज लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है,
अब कंपनीज और बाकी सारी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है वो भी तो कंपनीज है। अब कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स काफी सारे बढ़ने लग गए, तो गवर्नमेंट ने एनसीएलटी बना दिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड एनसीएलटी अंडर सेक्शन 408 of Companies Act 2016. The first phase, the MCA has set up 11 benches, one principal bench at New Delhi and 10 other benches at New Delhi, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Kolkata and Mumbai. These benches will be headed by the president and 16 judicial members and 6 technical members at different location. NCLT का ऑफिस जहाँ पे हम लोग काफ़ी बार जाते हैं, काम पड़ता है, मुंबई is the place which is nearest amongst all the cities for me. So 10 benches at New Delhi, and the National Company Law Tribunal is outcome of Eradi committee. Sir बाल कृष्ण एराडी, ठीक है, इन्होंने ये कमिटी हेड की और एनसीएलटी बनाया गया। पूरे इससे रिलेटेड सारे रेगुलेशंस रूल्स इन्होंने दिए हैं, इनकी कमिटी ने दिए हैं। NCLT is introduced to have an Indian legal system under the framework of Companies Act. However, due to the litigation with respect to constitutional validity, NCLT, which went for over 10 years, it was notified under Companies Act. तो NCLT को लाने के लिए 10 साल लग गया, उससे भी ज़्यादा। It's a quasi judicial authority और सारे NCLT works on the lines of a normal code for the law in the country and is obliged for fairly and without any biases. तो मेजर फंक्शंस क्या है एनसीएलटी के? कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिपॉजिट्स, पावर टू इन्वेस्टिगेट, फ्रीजिंग असेट्स ऑफ द कंपनी, यानी अगर किसी कंपनी ने गड़बड़ की तो उसके असेट्स फ्रीज कर देना। इन्हें विजय माल्या अपना कोई भी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसके एसेट्स फ्रीज कर दिए, लॉक कर दिए है। एंड कन्वर्टिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सारे एनसीएलटी के काम है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिपॉजिट, इन्वेस्टिगेशन, कुछ गड़बड़ की है किसी कंपनी तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनका, और जो कंपनीज गड़बड़ करती है उनकी सारी असेट्स सीज की जाती है, जो भी उनके पास है। अब बैंक अकाउंट से लेके प्रॉपर्टी से लेके उनकी व्हीकल्स, जेट्स, चॉपर, सब असेट्स को फ्रीज कर देने का काम भी एनसीएलटी का है। और पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, सिचुएशन आ सकती है, तो ये काम भी एनसीएलटी करेगा। अब एनसीएलटी सारे मैटर्स को जज करेगा और अपील करना है तो एपेलेट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से जो भी आउटकम आया, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से डिसीजन आया, आप उससे खुश नहीं हो तो आप अग्रीव्ड हो, आप अपील करोगे और आप अपील करोगे एनसीएलएटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ओके, सो एनसीएलटी के प्रोसेस से अगर आप खुश नहीं हो तो आपने 45 डेज के अंदर एनसीएलएटी में जाना है, और अगर एनसीएलएटी ने आपको जजमेंट देना है कितने समय में, क्या आप मुझे बताएंगे? एनसीएलटी ने जजमेंट देना है कितने समय में? एनसीएलएटी में जजमेंट देना है कितने समय में अपील के बाद? Come on, come on, come on. Yes, the answer is absolutely correct. एनसीएलटी ने 6 महीने के अंदर डिसीजन दे देना है, ठीक है, 6 महीने के अंदर डिसीजन दे देना है, और आपको अपील करनी है 45 डेज के अंदर। जिसके पास ये नहीं है डायग्राम, प्लीज जल्दी बना लो, गिविंग यू 1 मिनट।
सो इनका काम होता है कि जो भी एनसीएलटी से जिसको भी न्याय नहीं मिला उसको ऐसा लगता है तो वो अपील करेगा 45 डेज के अंदर और एनसीएलटी फिर उस पर जजमेंट देगा। तो एनसीएलटी से आप अपील करो तो आप 45 डेज के अंदर एनसीएलटी में जाओगे, 6 महीने में वो डिसीजन देगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एनसीएलटी के डिसीजन से भी ये खुश नहीं है, ऐसा हो सकता है एनसीएलटी के डिसीजन से भी अगर आप खुश नहीं हो तो अब आप कहां जाओगे अपील करने, बताएं कृपया। एनसीएलटी के डिसीजन से भी आप खुश नहीं हो तो अब कहां जाइएगा आप एनसीएलटी के डिसीजन से भी खुश नहीं हो, यहां से भी खुश नहीं हो, वहां से भी खुश नहीं हो, तो जाओगे कहां आप। Yes, Simran, very good. Absolutely correct answer. Now you'll go to the Supreme Court. इन्हें यहां से भी तुम खुश नहीं हो तो भाई अब तो तुम चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। अब ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज अब आपको इतना हेल्प नहीं कर सकती, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ठीक है। इफ यू आर डिससैटिस्फाइड विद ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स ऑब्वियसली यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट as far as this chapter is concerned. These were the key government institution, नीति आयोग, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल जहां पे एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जहां पे आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएआई अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, इनके और कंपनी से रिलेटेड सारे मैटर्स पे ध्यान दिया जाता है। सीसीआई एंड ऑल पे भी ये लोग ध्यान देते हैं, कंपटीशन पे भी ध्यान देते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट को मैनेज करने के लिए, कैपिटल मार्केट को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर मैनेजिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया एंड क्रेडिट, मैनेजिंग ऑल द बैंक्स। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी मैनेज करने के लिए इब्बी, कंपनी लॉ के डिस्प्यूट्स मैनेज करने के लिए एनसीएलटी, और उनकी अपील्स मैनेज करने के लिए कंपनी लॉ एपेलेट, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट, key government institutions done. Also we are done with the entire marathon of business environment. My role as a mentor for you for this sem gets over. Exam is just 15 days around the corner. आपके पास अगले 10 दिन है एग्जाम के लिए, 10-11 दिन है। रिलैक्स करो, परेशान मत हो, आपने काफी सारी पढ़ाई करी है। ईईटी एग्जाम आपके घर से होने वाली है, आपको कंप्यूटर लगेगा, आपको अच्छा इंटरनेट लगेगा, क्योंकि पिछले एग्जाम में मेरे 2 स्टूडेंट्स थे, वीक इंटरनेट के कारण उनका अटेम्प्ट स्किप हो गया। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास अच्छा इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप ले आओ, किसी फ्रेंड से ले आओ और एक दिन पहले उसको टेस्ट दे दो। इंस्टीट्यूट आपका मॉक टेस्ट लेता है, आईसीएसआई आपका मॉक टेस्ट लेता है, 1-2 दिन पहले वो एक बार दे दो। पिछले बार कुछ लोगों का सर्वर फेल होने के कारण एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो उन्होंने 2 दिन बाद फिर से एग्जाम कंडक्ट करी थी, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुड इंटरनेट कनेक्शन इज मैंडेटरी। गेट अ लैपटॉप फ्रॉम सम ऑफ योर भैया, दीदी, दोस्त, ठीक है, किसी से भी ले आओ। इंटीग्रेटेड रहेगा, अच्छा लैपटॉप रहेगा जो रिलेटिवली नया हो, पता चला इंटरनेट तो सही है, लैपटॉप ही रिस्टार्ट हो गया एग्जाम के वक्त, ये सब ना हो। सो गाइस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो काफी लोग परेशान हो जाते हैं, मैं क्या करूं, मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही। एक दिन मत करो यार पढ़ाई, दूसरे दिन तो करनी पड़ेगी, दूसरे दिन भी मत करो, तीसरे दिन तो करनी पड़ेगी। पूरा दिवाली का दिन सेलिब्रेट करो, कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। अगर आपकी दिवाली बीच में आती है एग्जाम के, तो अगर आपका कोई त्योहार इंपॉर्टेंट है जो बीच में आता है, कोई टेंशन मत लो। गाइस स्टिक टू द नोट्स ऑफ आईसीएसआई मॉड्यूल, उन्होंने जो बुक्स दी है उनको तो फॉलो करना पड़ेगा ही हमें, ठीक है। ऑल्सो पिछले बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़े बाहर से आए थे, ऐसे स्टूडेंट ने बोला था, इस वक्त भी आ सकते हैं। लगभग 20% क्वेश्चंस एग्जाम के बाहर से, हमारे नोट्स के बाहर से आते हैं, ठीक है। आपको पेन पेंसिल कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, लेकिन आपको कितनी उसकी जरूरत पड़ेगी ये देखने वाली बात होगी। उस आपको रूम में रहना है, अकेले रहना है, कोई होना नहीं चाहिए, और आप यहां वहां नहीं देखोगे, आप पकड़े जाओगे। प्रॉक्टर एग्जाम में काफी सेंसिटिव होता है वो एग्जाम, और मुझे ऐसा लगता है कि सीएसईटी, कोई भी स्टूडेंट सीएसईटी अगर उसने रीजनेबल एफर्ट्स दिए, बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं किया है, रीजनेबल एफर्ट दिए, तो भी आप 200 में से 100 मार्क्स तो आसानी से ले आओगे।
करंट अफेयर्स के लिए 20 मार्क्स का सिलेबस है, इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। 20 मार्क्स का सिलेबस है, जितना आपको दिया गया स्टडी मटेरियल आप उतना पढ़िए। काफी स्टूडेंट्स ट्विटर, ये न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर, अरे 20 मार्क के लिए इतना मरमर मत करो, जितना आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया उतना पढ़ के जाओ, उसमें भी काफी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, एनी अदर थिंग दैट आई कैन हेल्प यू विथ? So guys, that's it from my end. This is Pawan Gaukar signing off from CET. I wish my students all the best. Do well. इतनी ज्यादा मेहनत किए, आखिरी 10-15 दिन के लिए प्रिपरेशन को विथहोल्ड मत करो, पूरी जान लगा दो, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स सिर्फ मैराथन के पीछे ही पड़े रहते हैं। खुद के भी एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है, पीस ऑफ माइंड में पढ़ाई करो। जो लगता है कि मैं भूल जाऊंगा उसको स्टिकी नोट्स बना के चिपका दो, 10 दिनों के लिए स्टडी टेबल, पूरा रूम तुम्हारा है, पूरी जान लगा दो, ठीक है। इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी, काफी स्टूडेंट्स का एक रहेगा, कौशिक सोनी, यहां पे मैं मैराथन ले रहा हूं टेस्ट के लिए, आप बीएमएल में हेल्पलाइन पे फोन करिए, ठीक है। अगर किसी का इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया बीच में, तो घर पे प्लीज आप घर पे लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप एकदम से बंद नहीं होता, ठीक है, लैपटॉप एकदम से बंद नहीं होता। कैलकुलेटर शुड बी अलाउड इन द एग्जाम, इट शुड नॉट बी अ बिग डील। हाँ निशी, मैं बता रहा हूं, मैंने तुम्हारा पढ़ लिया कि अगर बिजली चली जाती है तो क्या करना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाता है आपके एग्जाम के वक्त तो ये बदनसीबी होगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे एरिया में ज्यादा जाती है तो आप लगवा लीजिए बैकअप के लिए, जनरेटर लगवा लीजिए, पर जनरेटर थोड़ा महंगा होता है, तो आप वो बैटरी बेस्ड, जो इन्वर्टर बैटरी बेस्ड आता है वो आप लगवा लीजिए, कुछ नहीं कर सकते इस केस में। ऑलराइट गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल, चक दे, पूरी जान लगा दो। आखिरी 10-15 दिन है, 10-15 दिन की पढ़ाई में भी कुछ स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, बस सिर्फ पेशेंस से पढ़ना है आपको। एक आध क्वेश्चन नहीं भी आए, एक और टॉपिक नहीं भी समझते हैं, छोड़ दो, परेशान होकर एग्जाम पास नहीं करेंगे हम लोग। हम पेपर पेन इज अलाउड, ठीक है, यस पेपर पेन इज अलाउड, श्रेया यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज करो। ऑलराइट, thank you so much, wish you all the best. This is Pawan Gaukar signing off. See you in CS Executive. All the best.